मैंने एक रील देखी जहाँ पे एक एस्ट्रोलॉजर से एक सवाल पूछा गया कि क्या छोले कुलचे खाने से आपका शुक्र खराब हो जाता है? लोगों को ज्योतिष का जा भी नहीं आता है। बंद करो ये ड्रामा, बंद करो ये पाखंड। अगर आपको ज्योतिष नहीं आती तो बंद करो लोगों का बेवकूफ बना। अगर कोई भी आपसे कह रहा है मैं आपका भाग्य बदल दूंगा, वो बेवकूफ बना रहा है। सावधान हो जाइए ऐसे लोगों से। ज्योतिष भाग्य बदलने की विद्या न थी, न है, न होगी। ज्योतिष क्या है? ज्योतिष एक सही मायनों में ज्योतिष काम कैसे करता है? जब हाई टाइड्स और लो टाइड्स आते हैं समुद्र में, वो क्यों आते हैं? Because of the moon? एग्जैक्टली। जो चंद्रमा वहां बैठा इतनी दूर उस समुद्र को हिला दे रहा है, इतने विशाल सागर को, उसका इफेक्ट हमारे बॉडी और माइंड पर नहीं होता होगा? 100% होता है। तो ये असल ज्योतिष है। किन किन चीजों के लिए एक इंसान को ज्योतिष के पास जाना चाहिए, ये है सबसे बड़ा सवाल। पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए जाइए। आपके करियर में दिक्कत आ रही है, आप जाइए, केवल अपने वो क्वेश्चंस लेकर के जाइए, दैट्स इट। अगर आप ज्योतिष के पास ये करने जा रहे हैं कि अब मुझे पूरी जिंदगी का मेरा कच्चा चिट्ठा आज खोल के रख दो, तो क्षमा कीजिए भैया, कोई दुनिया में नहीं खोल सकता। ये सब आडंबर है। मैं आज आपको एक चीज बता देता हूँ। जो हमारी एक्चुअल कुंडली है, लगन कुंडली, वो हमारे कर्मों का लेखा जोखा है, जो हम लेकर के पैदा हुए। राइट। उन कर्मों का फल किस जन्म में मिलेगा, ये लगन कुंडली में मिलेगा। अगर एक इंसान है जिसके पास पैसा रुक नहीं रहा, एक तो मैं हमेशा कहता हूँ विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करो, उससे बड़ा कोई उपाय नहीं है, वो महा उपाय है। दूसरा उपाय आज मैं बता रहा हूँ, जिनके पास पैसा नहीं टिकता। दुनिया की कोई भी समस्या ने आपको घेर लिया हो, आपको रास्ता मिल जाए। हम कैसे बता पाते हैं कि आने वाले कल में क्या होगा? अभी बहुत बड़ी जनहानि होनी बाकी है। मैं तो इनफैक्ट कह रहा हूँ 26 फरवरी से लगभग जून 2026 के बीच में आप मान करके चलो कि आपको। अंकित जी, अगर किसी जातक के जीवन में कर्जा ही कर्जा हो गया हो, उसके लिए क्या उपाय होगा? बहुत बड़े कर्जे ने आपको घेर लिया हो, बहुत बड़ी परेशानी ने आपको घेर लिया हो, एक ही महामंत्र बता के जा रहा हूं, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तैतुल्यम राम नाम वरानने। हाय सर, वेलकम टू द मिसफिट ह्यूमंस पॉडकास्ट। हेलो, जय श्री राम और सभी दर्शकों को मेरा जय श्री राम। जय श्री राम। सर, आज का पॉडकास्ट शुरू करने से पहले एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल। मुझे तो ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ समय में लोगों का एस्ट्रोलॉजर्स ज्योतिष पे से कंप्लीटली विश्वास उठने वाला है। ऐसा क्यों लगता है आपको बाय द वे? सर, आप खुद बताओ, आप खुद भी देख रहे होंगे कि इंटरनेट पे क्या चल रहा है। ये सत्य है। कुछ दिन पहले मैंने एक रील देखी जहां पे एक पॉडकास्ट के माध्यम से ही एक एस्ट्रोलॉजर से एक सवाल पूछा गया और उनको कहा गया कि क्या छोले कुलचे खाने से आपका शुक्र खराब हो जाता है? और सामने से जवाब आता है कि हाँ, छोले कुलचे खाने से आपका शुक्र खराब होता है। क्यों? क्योंकि छोले कुलचे में जो कुलचे होते हैं वो सफेद रंग के होते हैं, वो मैदे के बने होते हैं, और मैदे और बेकरी से रिलेटेड जितना भी आइटम है जो कि सफेद होता है, उसको खाने से आपका शुक्र खराब हो जाएगा। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि कल से मैं भटूरे भी खाना छोड़ देता हूँ, पिज्जा भी खाना छोड़ देता हूँ, मैं ब्रेड भी खाना छोड़ देता हूँ। ऐसे तो जो रोटी बनती है, राइट, उसमें भी कई लोग मैदे का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। सब खाना छोड़ दें? बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा ध्रुव कि इन लोगों को ज्योतिष का जा भी नहीं आता है, ये जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। और मैं बहुत डंके की चोट पर और बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बोल रहा हूँ कि बंद करो ये ड्रामा, बंद करो ये पाखंड। अगर आपको ज्योतिष नहीं आती तो बंद करो लोगों का बेवकूफ़ बनाना, बंद करो लोगों को बरगलाना, बंद करो लोगों को बहकाना। पढ़िए ज्योतिष को, कौन से शास्त्र में लिखा है बताइए मुझे। मैं चैलेंज कर रहा हूं, जिस भी व्यक्ति ने बोला हो, चाहे वो कोई भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो आए और मुझे दिखाए कि कहां लिखा है, कौन से शास्त्र में इसका वर्णन है। अरे भाई, कम से कम थोड़ा तो बुद्धि का इस्तेमाल करो, थोड़ा तो कुछ तो शर्म रखो। क्षमा कीजिएगा मेरे शब्दों के लिए मुझे, बट कुछ तो मर्यादा रखो। आप कुछ भी जो मन आएगा मुंह उठा के बोल देंगे, क्योंकि आपने ज्योतिष कभी पढ़ी नहीं, आपने कभी कुछ सीखा नहीं, आपने शास्त्रों को कभी पढ़ा नहीं, आपको ज्योतिष का एबीसीडी नहीं आता, तो फिर क्या करोगे? यही सब बातें करोगे। जिनको ज्योतिष नहीं आती वो कुछ तो करेंगे ना, वो यही सब करेंगे। और यही मैं दर्शकों से कहता हूं, मैं हमेशा कहता हूं कि भाई यही आपको सावधान होना है, यही आपको समझना है एक अच्छे ज्योतिष में और एक खराब ज्योतिष में क्या अंतर होता है। यही समझने की आवश्यकता है, और ये क्लियर है, काफी है समझने के लिए।
अगर कोई व्यक्ति आपसे यह कह रहा है कि छोले कुलचे खाने से आपका शुक्र खराब होता है या शराब पीने से आपका शुक्र अच्छा होता है, तो वो दोनों ही मेरी नजर में आपको बेवकूफ बना रहे हैं। शास्त्रों में ऐसा कहीं कोई वर्णन नहीं है। हाँ, डेफिनेटली मैदा खाने से हेल्थ खराब होती है, डाइटिशियन सब बोलते हैं कम खानी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो डाइटिशियन का विषय है, वो ज्योतिष का विषय है ही कहां। मेरा आपका काम लोगों का ट्रीटमेंट करना नहीं है, मेरा कार्य है लोगों को डाइट चार्ट बना के देना नहीं है भाई, मेरा कार्य ज्योतिष बताने का है। और ज्योतिष से संबंधित जो शास्त्रवत चीजें हैं वो अगर मैं बताऊंगा तो ही लोगों को फायदा होगा। ये बेवकूफी भरी बातें करने से कोई फायदा कभी ना हुआ है, ना हुआ था, ना होगा। बस फर्जीवाड़े को एक तरफ रख के बिल्कुल मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि असली ज्योतिष के क्या मायने होते हैं। बिल्कुल। असली ज्योतिष क्या है? ज्योतिष क्या है, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। सबसे पहले तो मैं हमेशा कहता रहा हूं और बहुत खुलकर के मैं इस पर अपने विचार रखता हूं हमेशा, ज्योतिष अगर कोई भी आपसे कह रहा है मैं आपका भाग्य बदल दूंगा, वो बेवकूफ बना रहा है। कोई ये कह रहा है मैं आपकी तकदीर पलट दूंगा, बेवकूफ बना रहा है। कोई ये कह रहा है शाम को 2 कपूर जलाओ, 2 तेज पत्ते जलाओ, धन वर्षा हो जाएगी, करोड़ों के कर्ज उतर जाएंगे, बेवकूफ बना रहा है। सावधान हो जाइए ऐसे लोगों से। अगर ऐसा होता तो सबसे पहले उनके घर में ही धन वर्षा हो रही होती, और तेज पत्ते वालों के पास जितने ग्रोसरी वाले हैं वो तो सब अरबपति होते। वो बेचारे क्यों ग्रोसरी बेच रहे होते? सही बात। समझने की जरूरत है हमें। तो ये सब बेवकूफी वाली चीजें हैं। ज्योतिष भाग्य बदलने की विद्या ना थी, ना है, ना होगी। बस यहां ये समझने का फेर है। ज्योतिष क्या है? ज्योतिष एक गाइडेंस है। ज्योतिष एक विद्या है जिसके जरिए हम अपनी चीजों को जान सकते हैं, एक आइडिया हमें लग जाता है और उसके अकॉर्डिंग अगर हम कर्म करें तो हमारी चीजें आसान हो जाती हैं। हमारे जीवन में हम इजीली अपनी चीजों को जो हमें अचीव करनी है उनको अचीव कर पाते हैं। लेकिन उसके लिए सही गाइडेंस, कुंडली का सही एनालिसिस और कुंडली का प्रॉपर डिकोड आना जरूरी है। अब मैं ऐसे ज्योतिष में क्या बताऊं, नाम तो मैं किसी का नहीं लेता भाई, ऐसे ज्योतिषियों की मैं कई बार मैं भी रील्स देखता हूं भाई, मैं भी सोशल मीडिया पर एक्टिव हूं, मेरी टीम भी मुझे दिखाती रहती है। कई लोग मेरे पास आते हैं कंसल्टेशन में, वो बताते हैं मतलब ऐसे उपाय जिनका कोई आधार नहीं है, ऐसी बातें जो पूर्णतः निराधार हैं, ऐसे इलॉजिकल उपाय, इलॉजिकल गाइडेंस, इलॉजिकल मैं कहूं तो ज्योतिष कुंडली का निचोड़ जिसका कहीं से कहीं तक कोई सर पैर नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं है? उनको आप पूछ लो, जो भी ज्योतिष महाशय हैं, उनको जो भी हो A to Z, मुझे फर्क नहीं पड़ता, उनसे पूछो कभी उन्होंने कभी पढ़ा है भृगु संहिता को? देखा भी नहीं होगा, पढ़ना तो छोड़ दो। कभी पढ़ा है रावण संहिता को? देखा भी नहीं होगा। कभी पढ़ा है पराशर शास्त्र को? देखा भी नहीं होगा। कभी पढ़ा है होरा शास्त्र को? नहीं देखा होगा। कभी पढ़ा है व्रत पराशर को? नहीं पढ़ा होगा। कभी पढ़ा है प्रश्न शास्त्र को? नहीं पढ़ा। उनको कुछ नहीं पता भाई। अब जिन लोगों ने इनको पढ़ाई नहीं है, जिनको ज्योतिष आती नहीं है, जिन्होंने कभी गुरुओं का संग किया नहीं, वो कहां से ज्योतिष हो गए? दूसरी चीज जी, ये जितने 6 महीने में सीख के ज्योतिष बन रहे हैं, क्षमा कीजिएगा, ये ज्योतिष का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। बहुत कड़े शब्दों में बोल रहा हूं। इन लोगों से तो मुझे पर्सनल प्रॉब्लम है। बिल्कुल, मैं क्लियर बोल रहा हूं। क्यों? उसका कारण भी मैं बता देता हूं भाई। 6 महीने तो छोड़िए, 6 साल भी कम पड़ जाते हैं ज्योतिष बनने के लिए आपको। राइट। 12 वर्ष की उम्र से मैं ज्योतिष सीख रहा हूं, लगभग 39 वर्ष का हो जाऊंगा, 27 वर्ष हो गए और आज भी सीख रहा हूं। आज भी कई जगह अटक जाता हूं। राइट। और यहां लोग 6 महीने का क्रैश कोर्स करते हैं और उनको लगता है बहुत बड़े ज्योतिष हो गए। अरे भाई क्षमा करो, पहले सीखो। मैं मना नहीं करता, आपसे सीखने की शुरुआत करिए। स्वागत करता हूं मैं आपका इस फील्ड में। आपने अगर इस विद्या का जो है सीखने का एक अपने ऊपर जिम्मेदारी ली है, तो मेरी तरफ से आपका वेलकम है कि आप इस विद्या को आगे बढ़ा रहे हैं। बट सीखिए, लोगों को बरगलाइए मत, बहकाइए मत, झूठ मत फैलाइए, पाखंड मत फैलाइए, ढोंग मत फैलाइए। कई लोगों को मैं देखता हूं, कोई चुटकी बजा के कुछ करा रहा है, कोई आंख बंद करके कुछ करा रहा है। अरे सब बेकार की चीजें हैं। ज्योतिष ये है ही नहीं। ज्योतिष महज आपके कुंडली को डिकोड करने की विद्या है। अगर किसी को कुंडली डिकोड करनी आती है तो वो डेफिनेटली आपके फ्यूचर को जो है अच्छा करने में आपकी मदद कर सकता है। लेकिन बदलेगा कौन? आप खुद। कोई ज्योतिष आपका भाग्य नहीं बदल सकता, ये समझना होगा भाई। आप खुद बदलेंगे, ज्योतिष सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे पास आते हैं जी। आपने मेरे से पूछा गुरुजी मैं ये शादी करने जा रहा हूं, ये लड़की की कुंडली है, मेरी कुंडली है। आप हो, कोई भी हो, A to Z, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल में दे रहा हूं। राइट। अब मैंने कहा जी इस कुंडली के और इस कुंडली के जो भाव है उनका मिलान उचित नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि ये शादी चल पाएगी, क्योंकि मुझे दोनों के थॉट प्रोसेस डिफरेंट लग रहे हैं, दोनों के बीच में इमोशनल कनेक्शन नहीं है, संतान में कोई बाधा है, फाइनेंशियल में जो भी उस कुंडली में होगा मैंने आपको बता दिया। मेरा काम सिर्फ उतना है। अब अगर वो शादी आप करते हैं तो प्रॉब्लम किसको होने वाली है? कल वो शादी टूटेगी तो आपको। लेकिन अगर नहीं करते हैं तो आप उस प्रॉब्लम से बच जाएंगे। राइट। तो मेरा कार्य एज अ ज्योतिष सिर्फ इतना ही है कि मैं आपको सही रास्ता दिखा दूं। चलना आपको ही पड़ेगा।
कोई किसी का भाग्य कभी नहीं पलट सकता है, ये लिख लो, समझ लो। ये मेरा दर्शकों से विशेष निवेदन रहता है कि भाई ऐसी बातों पर भरोसा मत करो। आपने कहा ज्योतिष एक विद्या है, बिल्कुल सही मायनों में ज्योतिष काम कैसे करता है, हाँ। इसको हम प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, जैसा आपने खुद कहा कि आप खुद कहते हो कि कोई उपाय करने से तुरंत लाभ नहीं होने वाला, तुरंत नहीं होता, कभी कैसे काम करती है ज्योतिष? देखिए मैं आपको बताता हूं, एस्ट्रोनॉमी को थोड़ा समझना पड़ेगा हमें इसके लिए, ठीक है। और प्रैक्टिकली हम देखें तो सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है, वैसे वैसे ग्रहों की पोजीशन बदलती रहती है। एक इसमें बड़ा अच्छा एग्जांपल मैं ऐड कर देता हूं। कुछ लोग क्योंकि एक प्रश्न इसमें और भी उठाते हैं कि इतनी दूर बैठे ग्रह हमें इफेक्ट कैसे डाल देते हैं, तो उनका भी जवाब इसी में ले लेते हैं, ठीक है। क्योंकि कल ही मेरे पास एक कमेंट आया था तो मुझे इसलिए याद भी है। जब हाई टाइड्स और लो टाइड्स आते हैं समुद्र में, वो क्यों आते हैं और कब आते हैं? बिकॉज ऑफ द प्लैनेटरी मूवमेंट्स, बिकॉज ऑफ द मून। एग्जैक्टली, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मून ओनली, ठीक है जी। अच्छा, मून की भी मूवमेंट उस पोजीशन में कि जब पृथ्वी के और चंद्रमा के बीच की दूरी बहुत कम होती है, जिस समय पे, उस समय पे वो हाई टाइड्स और लो टाइड्स आते हैं, राइट, जिसको ज्वार भाटा बोलते हैं हिंदी में, समुद्र में। इतनी दूर बैठा चंद्रमा इतने विशाल समुद्र के पानी को हिला देता है, समझना जी। क्या। और हमारी बॉडी में 70-80% क्या है? वाटर। वाटर। हमारे माइंड में, ब्रेन में 70-80% क्या है? फ्लूइड्स। एग्जैक्ट क्या, मुझे फिगर नहीं पता, फ्लूइड्स हैं, राइट, यानी लिक्विड है, राइट। तो आपको लगता है कि जो चंद्रमा वहां बैठा इतनी दूर उस समुद्र को हिला दे रहा है, इतने विशाल सागर को, उसका इफेक्ट हमारे बॉडी और माइंड पर नहीं होता होगा? 100% होता है। कितने लोगों को मैं जानता हूं पर्सनली जिनकी अमावस्या के दिन आप देखो या पूर्णिमा के दिन बहुत लोगों को मूड स्विंग्स बढ़ जाते हैं, घट जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी कुंडली में मून की पोजीशन वैसी होती है। बस यही हमें समझना है। तो ये असल ज्योतिष है। तो ज्योतिष का जो कार्य है वो ग्रहों की गणना करना है, उसके अकॉर्डिंग फिर जो भी चीजें निकल करके आती हैं उसका आपको एक सटीक रास्ता दिखा देना है कि भाई अगर आप इस रास्ते को फॉलो करते हैं तो चीजें आपके फेवर में होंगी, और डेफिनेटली होती हैं। लाखों लोगों का जीवन ज्योतिष के माध्यम से बदला है, लेकिन बदला किसने? उन लोगों ने खुद। ज्योतिष ने सिर्फ रास्ता दिखाया, चलना उनको ही पड़ेगा, ये निश्चित है। और मैं तो हमेशा कहता हूं, दुनिया की एकमात्र विद्या है जो आपका फ्यूचर बता सकती है। कोई और विद्या हो तो बता दो, नहीं है। दुनिया में एकमात्र विद्या है ज्योतिष, जो आपका फ्यूचर बता सकती है, या आपको बताया जा सकता है कि भविष्य में क्या होने वाला है। तो ये समझना है, 100% चीजें कभी नहीं बदली जा सकती हैं, कोई भी नहीं बदल सकता। अगर कोई दावा कर रहा है तो फेक है, ये समझ लो, ठीक है। बस ज्योतिष के पास जाना क्यों है? सबसे पहले तो ये समझने के लिए कि आने वाला समय कैसा है। ये इसलिए मत जाओ कि समय को बदलना है, नहीं। क्योंकि अगर आपको पता होगा, आप एक रास्ते पर जा रहे हैं, मैं रास्ते में आपको मिलता हूं, मैं कहता हूं ध्रुव आप 1 मिनट गाड़ी रोको, आगे ना खड्डा है, बस इतना ज्योतिष का कार्य है। अब आप क्या करेंगे? उस खड्डे से बच करके निकल जाएंगे या कोई दूसरा रास्ता ले लेंगे। उससे क्या हुआ? फायदा हुआ आपका, क्योंकि आप खड्डे में गिरने से बच गए। लेकिन उसमें मैंने कुछ नहीं किया, मैंने आपको सिर्फ रास्ता बताया। ये ज्योतिष का कार्य है, चलना आपको ही पड़ेगा, आप खुद ही अपना भाग्य बदलेंगे। बहुत बड़ा सवाल सर। बिल्कुल, आपने कहा रास्ता दिखाने का काम है ज्योतिष का, राइट, ठीक है। हजारों ज्योतिष हैं, हाँ, लाखों, हजारों कुंडलियां, लाखों कह लेते हैं इसको, ठीक है। लोग कुंडलियां दिखा दिखा के थक चुके हैं, ठीक है। रास्ता नहीं मिल रहा, समझ नहीं आ रहा। और आपने खुद कहा कि सही ज्योतिष की पहचान अगर ना कर पाओ तो आपको आपकी समस्या का समाधान नहीं मिलेगा। बिल्कुल, क्योंकि ज्योतिष इंसान को सिर्फ गाइड कर सकता है कि आपको सही समय आने पर या फिर समय खराब होने पर इन चीजों को फॉलो करना है, सो दैट आपकी लाइफ बेटर हो सके। आप क्यों? आप में ऐसा क्या है? क्योंकि देखो, मेरा एक तरीका है, बिल्कुल, ठीक है। पॉडकास्ट मैं करता हूं और मैं लोगों के हित में पॉडकास्ट करता हूं, राइट। सही नॉलेज आपके पास कैसे मिलेगी और क्यों लोग आपके पास हैं? क्योंकि ज्ञान तो हर जगह है, बहुत लोगों के पास राइट। मैं तो हमेशा कहता हूं कि मेरे से भी विद्वान कितने लोग भारतवर्ष में और दुनिया में मौजूद हैं। ये तो मैं हमेशा कहता हूं भाई, मैं तो एक ज्योतिष का बहुत छोटा सा विद्यार्थी हूं, था और रहूंगा। क्योंकि ज्योतिष इतना बड़ा समुद्र है कि एक जन्म तो छोड़िए, कई जन्म कम पड़ जाते हैं सीखने के लिए। तो अगर कोई भी ज्योतिष ये कह रहा है कि मैं परफेक्ट हूं या मैंने ज्योतिष संपूर्ण ज्ञाता हूं मैं ज्योतिष का, तो अगेन फिर वो गलत है। क्या आप कहते हो कि आप परफेक्ट? कभी नहीं, मैं तो हमेशा कहता हूं
मेरे हर पॉडकास्ट में, हर जगह आप ये सुनेंगे कि मैं ज्योतिष का एक विद्यार्थी हूं, था और रहूंगा, उससे ज्यादा मेरी कोई पहचान नहीं है। बट हाउ कैन अ पर्सन ट्रस्ट यू? आप पे विश्वास कैसे करें सर? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, और मैं हमेशा कहता हूं भाई बिल्कुल मत करना मेरे पे भी ट्रस्ट। पहले जाओ दुनिया में घुमाओ, जब थक जाओ तो मेरे पास आ जाना, मैं बता दूंगा कि ज्योतिष होता क्या है। और सुनो, जो लोग कहते हैं ना ज्योतिष काम नहीं करता, वो जरूर आ जाना एक बार, फिर मैं दिखा दूंगा कि ज्योतिष कैसे काम करता है। क्योंकि मैंने ज्योतिष को जिया है, मैंने पढ़ा नहीं है, मैंने ज्योतिष को जिया है, बस ये डिफरेंस है, ठीक है। और मैं ये कभी नहीं कहता कि मैं ज्योतिष का संपूर्ण ज्ञाता हूं, दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। अगर कोई कह रहा है तो बेवकूफ बना रहा है, बड़ा सिंपल है, इसको समझना होगा हमें। सर आपके बारे में मैंने ये भी सुना है जी। आपने कहा कि मत आओ मेरे पास, मत मानो मेरी बात को, बिल्कुल, जब थक जाओ, हार जाओ, सब कुछ हो जाए तो एक बार संपर्क कर लेना, एक बार आ बट जाना। आपके बारे में मैंने ये भी सुना है कि आपका अपॉइंटमेंट नहीं मिलता आसानी से। देखो ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी आसानी से नहीं मिलता, वो मैं मान सकता हूँ। कई बार कॉल्स इतनी ज्यादा होती है, कई बार 5-5, 6-6 हजार कॉल्स भी हमारे पास आ जाती हैं, तो ऐसा हो जाता है कई बार, कई सिचुएशंस में, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं है। प्रयास करेंगे तो जरूर मिल जाता है। और मैं एक चीज हमेशा बोलता हूँ, ध्रुव आपने बड़ा अच्छा, ये दिल के थोड़े तार आपने छेड़ दिए। जब मैं सुबह घर से निकलता हूँ तो मेरी एक ही प्रार्थना प्रभु से होती है कि प्रभु कभी इतना नीचे मत गिराना कि लोग नौच खाएं मुझे, और कभी इतना ऊपर मत उठाना कि लोग मेरे तक पहुंच ना पाए। तो अगर कोई ये कह रहा है कि मैं आप तक पहुंच नहीं पा रहा हूं, तो भैया ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि आज ना पहुंच पाओ तो कल पहुंच जाओ, क्योंकि देखो मैं अकेला इंसान हूं। मेरा जो कार्य है ज्योतिष का, वहां एक सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या होती है ज्योतिष के कार्य में? मैं 50 लोगों को भी अगर टीम में रख लूं ना, तो भी मेरा जो काम है वो वन मैन शो वाला है। कुंडली मुझे ही देखनी है, लोगों को कंसल्टेशन मुझे ही देनी है, मैं किसी को हायर नहीं कर सकता। बाकी टीम का काम फोन उठाना, अपॉइंटमेंट बुक करना, पेमेंट लेना, वो सब हो सकता है, लेकिन असल कार्य किसका है? वो मेरा है। अच्छा, मेरी कुंडली देखने की एक लिमिट है। मैं ऐसा तो नहीं है कि दिन में 100 कुंडलियां देख लूंगा या 50 कुंडलियां देख लूंगा, पॉसिबल ही नहीं है। मैं ज्यादा दिन में 5-6 लोगों से मिल सकता हूँ, 2-4 लोगों से फोन पे बात कर सकता हूँ, ज्यादा से ज्यादा, बस इससे ज्यादा नहीं कर सकता भाई। अगर कोई ज्योतिष ये कह रहा है कि मैं एक दिन में 50 लोगों से अपॉइंटमेंट बुक कर दूंगा या खत्म कर दूंगा, कुंडली देख लूंगा, तो फिर वो अगेन बेवकूफ बना रहा है। संभव नहीं है, कुंडली देखने में समय लगता है। हमें ध्रुव ये समझना होगा, कोई भी कुंडली मेरे पास आती है, मैं पहले उस कुंडली को डिटेल में पढ़ता हूँ खुद, मैं उसके बाद फोन करता हूँ अगर टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट है। और अगर कोई मिलने आ रहा है तो मेरी टीम इंश्योर करती है कि उनके मिलने आने से एक दिन पहले मेरे पास डिटेल्स होनी चाहिए। मैं उनके आने से पहले उस कुंडली को स्टडी करता हूं, तब उनके सामने बैठता हूं। ऐसा नहीं कि कुंडली खोली और 2 मिनट में खट बताना शुरू, नहीं। आपने कहा ज्योतिष एक विद्या है और हर विद्या की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। बिल्कुल होती हैं, राइट। ज्योतिष विद्या की लिमिटेशंस, उसकी बाउंड्रीज कहां तक सीमित हैं? किन किन चीजों के लिए एक इंसान को ज्योतिष के पास जाना चाहिए? यह है सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि लोगों को लगता है कि मेरी लाइफ में ये हो गया, इसके लिए भी ज्योतिष, वो हो गया, उसके लिए भी ज्योतिष। हर चीज के लिए आदमी ज्योतिष का दरवाजा खड़खड़ाने लगा है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये बिल्कुल प्रॉब्लम है। लिमिटेशंस और बाउंड्रीज को आज हम सेट कर लेते हैं और समझ लेते हैं सही तरीके से कि किन चीजों के लिए इंसान को ज्योतिष के पास जाना चाहिए और किन चीजों के लिए नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो कुछ लोग मेरे पास आते हैं, गुरुजी कमर में दर्द रहता है, तो भैया डॉक्टर को दिखाओ ना, मैं क्या करूंगा उसमें। अभी कुछ समय पहले किसी ने पूछा, गुरुजी आंखें कमजोर हो रही हैं, भाई डॉक्टर को दिखाओ, मेरा कार्य ही नहीं है वो। तो ये तो हमें डिसाइड करना है। राइट। अभी मैं कुछ रील्स देख रहा था, शायद आपने भी देखी हो, जी। घुटने पर ये नंबर लिख लो, घुटने का दर्द खत्म हो जाएगा। ये मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी किसी के साथ बोला था। तो बंद कर दो ना, जितने ऑर्थोपेडिक, ये बेचारे इतने सर्जन पढ़ के आए, इतनी पढ़ाई करी है इन्होंने, इतने हॉस्पिटल सरकार ने बनाए हुए, सब बंद कर देने चाहिए। तो ये तो आम इंसान को भी समझना होगा कि वो ज्योतिष का विषय नहीं है। राइट। आप इस चीज के लिए कभी ज्योतिष के पास मत जाओ भाई। जो कार्य जिसका है वही करेगा। आपको फीवर है तो आपको दवाई डॉक्टर से लेनी पड़ेगी। कोई ज्योतिष झाड़ फूक करके, कोई फूक मार के, कोई आशीर्वाद देके आपका फीवर नहीं उतार सकता, आपका माइग्रेन ठीक नहीं कर सकता। कई लोग, अभी कुछ दिन पहले का मुझे केस याद आता है जी, उनको साइकेट्रिक इश्यूज थे और एंजाइटी थी बहुत हाई लेवल की। वो कहते हैं, गुरुजी मैं बहुत ज्योतिषों के पास घूम लिया, उनकी वाइफ को थी ये प्रॉब्लम, वो वाइफ को ही लेके आए थे, बट आराम नहीं मिला। तो मैंने उनकी कुंडली देखी, तो कुंडली में ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम मुझे नहीं लगी। ठीक है, चंद्रमा थोड़ा बहुत वीक था, दैट इज फाइन, वो उतना नहीं था। तो मैंने कहा, भाई आपने इनको कभी किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाया? कहते हैं नहीं। मैंने कहा दिखाओ। कह रहे लेकिन ये तो प्रॉब्लम, मैंने कहा नहीं, ये साइकेट्रिक प्रॉब्लम है भाई, ये ज्योतिष की प्रॉब्लम नहीं है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, उन्होंने साइकेट्रिस्ट को दिखाया एंड दैट लेडी इज फाइन नाउ। वाओ। क्योंकि वो मेरा कार्य नहीं था, और वो मेरे से पहले कम 20 ज्योतिषियों के पास जा चुके थे।
सबने उनको उपाय के नाम पर 4 चीजें चिपका दी और किसी ने प्रॉपर गाइडेंस नहीं दी। बस यही अंतर है एक पढ़े लिखे ज्योतिष में और एक अनपढ़ ज्योतिष में, ये समझना है। सॉरी मैं बहुत बड़ा शब्द बोल रहा हूं, लेकिन ये बोलना जरूरी है क्योंकि दर्शकों के फेवर में जरूर हमें ये बात करनी है। सर आई थिंक जब बात हो तो वैल्यू एडिशन की हो, 100% राइट। लोगों के लिए हम लोग ये कर रहे हैं, बिल्कुल, राइट। पर्पस ही वो है हमारा पर्पस ही वो है। एंड आई थिंक जब आपका पर्पस इन लाइफ क्लियर हो ना, बिल्कुल, तो आप हमेशा कोशिश यही करोगे कि सामने वाले इंसान का उद्धार हो, उसकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो और उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिले। देखिए प्रभु ने हमें कार्य के लिए अगर निमित्त किया है, हमें चुना है, तो हमारा ज्योतिष में हमेशा कहता रहा हूं, ज्योतिष केवल प्रोफेशन नहीं है। नो डाउट मैं भी 2 पैसे कमाता हूं भाई, मेरी फैमिली इसी से चलती है, नो डाउट, मैं खुल के बोलता हूं। लेकिन ज्योतिष में पैसे से ज्यादा सेवा भाव वो बहुत जरूरी है। अगर कोई ज्योतिष 100% प्रोफेशनल है, उसके अंदर सेवा भाव नहीं है, तो उसकी प्रेडिक्शंस कभी भी देख लेना आप सच होंगी नहीं। सर एक और बात मुझे याद आई, मैंने कहीं पे सुना कि आजकल 1.5, 2, 3 घंटे की कंसल्टेशन होती है ज्योतिष की, जिसके लिए लाखों रुपए मांगे जाते हैं। बट एक छोटी सी कथा है जिसमें कहा गया कि माता पार्वती ने ज्योतिष को श्राप दिया कि तू इस समय से ज्यादा भविष्यवाणी नहीं दे सकता, बता नहीं सकता। बिल्कुल, राइट। कथा में सच्चाई है, ये तो हम सब जानते हैं। ये 3-3, 4-4 घंटे की जो कंसल्टेशन चलती हैं, इसके पीछे क्या रीजन है? देखिए कुछ नहीं है, सिर्फ आडंबर है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और वही आडंबर से मैं हमेशा बचने की सलाह देता हूं कि इस आडंबर में नहीं पड़ना है। ज्योतिष के पास आप इसलिए मत जाइए कि आपको अपना फ्यूचर बदलना है। ज्योतिष के पास आप इसलिए कभी मत जाइए कि आप कहो जी आप मेरी कुंडली बांचना शुरू कर दो। ज्योतिष के पास आप एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए जाइए, आपके करियर में दिक्कत आ रही है, आप जाइए। आपका बच्चे को आपको डिसाइड करना है किस फील्ड में वो बेहतर कर सकता है, आप जाइए ज्योतिष के पास। आपको डिसाइड करना है आपको नौकरी बदलनी है नहीं बदलनी है, आप जाइए ज्योतिष के पास। आपको डिसाइड करना है कि आपको बिजनेस करना है या नहीं करना है, आप जाइए ज्योतिष के पास। केवल अपने वो क्वेश्चंस लेकर के जाइए, दैट्स इट। अगर आप ज्योतिष के पास ये करने जा रहे हैं कि अब मुझे पूरी जिंदगी का मेरा कच्चा चिट्ठा आज खोल के रख दो, तो क्षमा कीजिए भैया, कोई दुनिया में नहीं खोल सकता, ये सब आडंबर है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप तभी ज्योतिष के पास जाएं जब आपकी कोई प्रॉब्लम है। बिना प्रॉब्लम के क्यों जाना है? आप बिना बीमारी के डॉक्टर के पास जाते हैं, बताइए मुझे, क्योंकि कोई लॉजिक नहीं है जाने का। आप जाएंगे तो बेकार ही है, कोई फायदा नहीं होगा। तो वैसे ही अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ज्योतिष के पास क्यों जाना है? बस मैं ये पूछता हूं। बिल्कुल मत जाइए, तब जाइए जब कोई प्रॉब्लम है आपको, और 100% आपकी प्रॉब्लम का समाधान किया जा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लाखों लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, प्रोवाइडेड कुंडली को डिकोड करना आना चाहिए। मैं फिर से बोलता हूं, लोग पता है क्या करते हैं, ज्यादा लगन चार्ट देखा, उसके बाद नववांश देखा, ज्यादा किसी ने देखा तो चलित चंद्र देख लिया, क्योंकि चारों चार्ट इजीली अवेलेबल होते हैं, और प्रेडिक्शन करना शुरू। उनको पता ही नहीं है भाई ज्योतिष काम कैसे करता है। ज्योतिष आपको, मैं आज एक चीज बहुत, ध्रुव आपको शायद ज्योतिष की नॉलेज उतनी नहीं है, लेकिन पॉडकास्ट करके थोड़ा बहुत तो आधे ज्योतिष आप बन ही गए हो। 10% तो ठीक है, 5% बोल लेते हैं। हाँ 5% बोल लेते हैं, चलो जो भी है, थोड़ी बहुत नॉलेज हो गई है। मैं आज आपको एक चीज बता देता हूँ। जो हमारी कुंडली है, बहुत ध्यान से दर्शकों के लिए भी मैं बोल रहा हूँ, समझने वाली चीज है। जो हमारी एक्चुअल कुंडली है, लगन कुंडली, वो हमारे कर्मों का लेखा जोखा है, जो हम लेकर के पैदा हुए। राइट। उन कर्मों का फल किस जन्म में मिलेगा, ये लगन कुंडली में नहीं लिखा। दैट इज पावरफुल। ये आपने जो बात बोली है ना, यही लोगों को समझ नहीं आता। वो कहां से देखेंगे हम? वो देखेंगे हम आपके नववांश से। अच्छा, नववांश में भी अब रुक जाइए, D1 से लेकर D60 चार्ट की मैं बात करता हूं, ठीक है। और D60 का मतलब कुंडली का 60वां भाव, ठीक है। D40 का मतलब कुंडली का 40वां भाव, D24 का मतलब कुंडली का 24वां भाग। मतलब इतने हम डिकोड करते हैं उसको, इतना डीप में हम उसको एनालिसिस करते हैं। आप सोचिए, एक कुंडली को हम 60वें भाग में डिवाइड करें तो कितनी डिटेल्ड कैलकुलेशन हमारे सामने हो। राइट। अच्छा, D60 हम कब देखते हैं? जब हमें तुम्हारे कार्मिक पैटर्न्स देखने हैं जो चले आ रहे हैं पिछले जन्मों के। पढ़ो कार्मिक पैटर्न्स, पढ़ता ही नहीं कोई ज्योतिष। बस प्रॉब्लम यही है कि कोई ज्योतिष आपके कार्मिक पैटर्न देखेगा ही नहीं, और वो आपको उपाय बताना शुरू कर देगा। राइट। और आप करते जाएंगे, फिर आप कहेंगे गुरुजी हम तो बहुत ज्योतिषियों के पास गए लेकिन लाभ नहीं हुआ। कहां से होगा? जब तक आपके कार्मिक पैटर्न्स के अनुसार आपको उपाय नहीं दिए जाएंगे, जब तक आपके डिविजनल चार्ट की प्रॉपर स्टडी करके आपको उपाय नहीं दिए जाएंगे, तब तक आपको कोई लाभ ना हुआ है
ना हुआ था और ना होगा, ये लिख लो आप। एक नहीं, सैकड़ों ज्योतिषियों के पास घुमाना। और कोई भी अच्छा ज्योतिष छोड़िए, मेरे पास बिल्कुल मुझे इग्नोर कर दीजिए, कोई भी अच्छा विद्वान ज्योतिष जो डिविजनल चार्ट्स की बात करता है, जो डिटेल में कुंडली को डिकोड करता है, स्टडी करता है, आप उसके पास जाइए, आपको 100% फायदा होगा। ये मैं ताल ठोक करके कहता हूं, जाइए, लेकिन जाना पड़ेगा। कुछ लोग, अच्छा मेरे पास बहुत सारे लोग और आते हैं, गुरुजी कुंडली देख लो, देखिए हमने उपाय नहीं कर पाएंगे। आप डॉक्टर के पास गए और आपको प्रिस्क्रिप्शन दे दो, दवाई नहीं खानी, और फिर आप उम्मीद करो ठीक हो गए। ये केस मेरे साथ हुआ अभी जी। एक महाशय हमारे पास आए, ये लगभग 1 महीने पुरानी बात है, और बड़ी दूर से आए थे वो। तो उनका पहला आते ही जो प्रश्न था वो यही था कि गुरुजी कुंडली तो मैं दिखा रहा हूं बट मैं उपाय नहीं कर पाऊंगा। ओके। तो मेरा सीधा सीधा आंसर था, मैंने कहा आप गलत जगह आ गए और गलत व्यक्ति के पास आए, और गलत आपने समय खराब किया, अपना भी और मेरा भी, क्योंकि आपका कोई समाधान नहीं हो पाएगा। या फिर आप ये कहो कि मुझे समाधान चाहिए नहीं, मुझे सिर्फ बता दो कि कैसा रहने वाला है। कह रहे नहीं, समाधान तो चाहिए, मैं प्रॉब्लम में हूं। तो मैंने कहा समाधान मिलेगा कैसे? वो महाशय उस चीज को समझने के लिए तैयार ही नहीं थे। मैंने हाथ जोड़ के बोला जी आप जा सकते हैं, मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। बड़ा सिंपल, कोई फायदा नहीं है ना, क्यों समय खराब करना है भाई? तो आप अगर ज्योतिष के पास जा रहे हो भाई, तो ये इंश्योर करके जाओ। हाँ, आप ये कह सकते हो कि मैं जी ये एक उपाय नहीं कर सकता, इसका कोई अल्टरनेट हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई व्यक्ति बाहर बैठा है, अब मैं उसको, अमेरिका में है, कनाडा में है, मेरे पास तो 15-16 कंट्रीज से कॉल्स आती हैं, तो अब वो हर जगह हर उपाय नहीं हो सकते। अमेरिका में मैं नहीं बता सकता आप बर्ड्स को फीड करो, बैन है वहां, राइट, तो मैं उसका अल्टरनेट बताऊंगा, ठीक है। या कनाडा में मैं नहीं बता सकता कि आप जो है फलानी कोई भी चीज जल प्रवाह कर दो, नहीं है, बैन है वहां, नहीं कर सकते आप नदी में कुछ भी प्रवाह, तो उसका मैं अल्टरनेट बताऊंगा। लेकिन आप ये कहें मैं कुछ नहीं कर सकता, तो फिर बेकार है आपका ज्योतिष के पास जाना। आप अपना भी समय खराब कर रहे हो और उस ज्योतिष का भी खराब कर रहे हो। वो मत करो भैया, कोई फायदा नहीं होने वाला है, वो सिर्फ और सिर्फ समय की वेस्टेज है। सही समस्या का सही उपाय करके, बस सही ज्योतिष के माध्यम से आप अपनी प्रॉब्लम्स को जड़ से खत्म कर सकते हो, जो कि आपकी सॉरी टोकना चाहूंगा, जड़ से नहीं खत्म किया जा सकता। बस यही दर्शकों को समझना है। उस प्रॉब्लम को हम, उसको कुछ समय के लिए बैलेंस किया जा सकता है। okay. और उपायों का मतलब क्या होता है कि हम उस समस्या से आसानी से निकल जाएं। प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही नहीं सकती सर। जब प्रभु श्री राम का विवाह हुआ तो क्या विश्वामित्र जी ने गुण नहीं मिलाए थे? क्या विश्वामित्र जी ने एक बेस्ट मुहूर्त नहीं चुना था जी? क्या विश्वामित्र जी ने कुंडलियां नहीं देखी थी दोनों की? क्या नहीं देखा था बताइए? सब देखा था। लेकिन होए वही जो राम रच राखा, जो प्रभु ने रच दिया उसको कोई मिटा नहीं पाया है, तो हुआ वही, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो ये तो, और प्रभु श्री राम स्वयं उनको ये सामना करना पड़ा, तो हमारी और आपकी तो क्या औकात है यार, 2 कौड़े की औकात नहीं है हमारी। तो वो तो साक्षात भगवान ईश्वर थे। जब उनको वो नहीं बच पाए और उन्होंने स्थापित किया मर्यादा को, किस लिए? ताकि हम लोग सीख पाए, राइट, कि कुछ चीजें होनी है, वो डेफिनेट है, उसको टाला नहीं जा सकता है। आज अगर आपके हाथ में कोई एक गांठ यहां बन जाती है, भगवान ना करे किसी के में बने, और आप उसकी सर्जरी अगर कराते हैं तो सर्जरी से आप उससे निकल जाएंगे, लेकिन निशान तो कहीं ना कहीं रह जाएगा ना। आप सोचो कि ऐसा कुछ उपाय हो जाए कि जिंदगी में आपके बॉडी में कोई प्रॉब्लम आए ना, तो ऐसा नहीं हो सकता। मेडिकल भी आपकी क्या मदद करता है कि आप आसानी से उस प्रॉब्लम से निकल जाए। पहले जो लोगों को फीवर होते थे, जब आयुर्वेद था, जब एलोपैथी थी नहीं, जितना हमने पढ़ा है, हमारे सामने तो नहीं, जब से हम पैदा हुए तब से तो सब है ही भाई, ठीक है। तो पहले आयुर्वेदिक जो वैद्य होते थे वो ट्रीटमेंट देते थे, राइट, तो बुखार उतरने में 4-5 दिन लग जाते थे, बिल्कुल, राइट। अभी जब से एलोपैथी मेडिसिन आ गई, तब से क्या होता है, 1 घंटे में आप डोलो खाओ या जो भी पैरासिटामोल आती है, रैपिड इफेक्ट होता है। बस ये डिफरेंस है, ठीक है। और वैसे ही ज्योतिष भी बदली है। लेकिन अगर आप ये सोचो कि बुखार आए ही ना, तो ऐसा कोई दुनिया में ट्रीटमेंट नहीं बना। आप ये सोचो सरदर्द हो ही ना, ऐसा कोई दुनिया में ट्रीटमेंट नहीं बना भाई। तो भाग्य नहीं बदला जा सकता। मैं फिर बोल रहा हूं, 100% सॉल्यूशन कभी संभव नहीं है। आप उस सॉल्यूशन से आसानी से निकल जाएं, वो संभव है। आप कहते हैं कि मेरे ऊपर कर्जा हो गया करोड़ों का, मैं थोड़ी उतारूंगा भाई, उतारना आपको पड़ेगा, कर्जा आपने लिया है, राइट। मैं आपको रास्ता दिखा दूंगा कि आप इस रास्ते पर चलें ताकि आपकी इनकम बढ़ जाए। कर्जा कब उतरेगा? जब इनकम बढ़ेगी। चुटकी बजाने से कर्जा नहीं उतरेगा, ठीक है। किसी के फूंक मारने से, आशीर्वाद देने से कर्जा नहीं उतरेगा। कर्जा कब उतरेगा? जब इनकम बढ़ेगी। प्रैक्टिकली सोचो, मैं आपको ऐसे उपाय बताऊंगा कि आपकी कुंडली में ये प्रॉब्लम है, ये ग्रह आपकी इनकम में बाधक है, आप इसके ये उपाय कर लीजिए तो आपकी इनकम में बढ़ोतरी हो जाएगी। जब इनकम बढ़ेगी तो कर्जा अपने आप कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप मेरे पास आ रहे हैं जी रातों रात मेरा कर्जा उतरवा दो, तो भैया मत आइए,
मेरे क्या, किसी ज्योतिष के पास मत जाना, कोई फायदा नहीं होने वाला। सर आपने कहा कि एक इंसान के जीवन में उस पर कर्जा हो जाता है, हाँ। तो उसको चुकाने के लिए सही मार्गदर्शन मिलना जरूरी है, बिल्कुल, राइट? बिल्कुल। किसी इंसान के जीवन में पैसे की प्रॉब्लम है, हाँ। वो कहता है कि यार पैसा आता है जी टिकता नहीं है, मैं मेहनत करता हूँ, जी। सब कुछ करता हूँ, जी, फिर भी मेरी लाइफ में मेरे सेविंग्स नहीं हो पा रही सेविंग्स हैं, नहीं हो पा राइट? तो उसका सरल उपाय तो ये होगा भाई मेहनत और कर ले। बिल्कुल। बट यहाँ पे ज्योतिष का क्या रोल होता है सो दैट उस इंसान की मदद की जाए, उस इंसान को एक रास्ता दिखाया जाए, सो दैट कमाया हुआ पैसा रुकना शुरू हो जाए। चलिए इसी पर चर्चा कर लेते हैं। पहले तो बेहतर है किसी अच्छे ज्योतिष के पास जाओ। ठीक है। आपकी कुंडली का सेकंड हाउस, आपकी कुंडली का लगन, आपकी कुंडली का 5वां भाव, 7वां भाव, 9वां भाव, 10वां भाव, 11वां भाव, ये सब देखना पड़ेगा, डिटेल में ध्यान रखना। ठीक है। केवल लगन चार्ट देखने से कुछ नहीं होगा। उसके बाद समझ में आता है कि पैसा क्यों नहीं टिक रहा। मेनली उसमें D10, D11, D9 हम देखते हैं, D5 भी देखते हैं, कई बार D7 भी देखते हैं। ठीक है जी, अगर बिजनेस का मामला है तो उसी हिसाब से देखना पड़ता है सब कुछ। उससे समझ में आएगा कि कहाँ प्रॉब्लम है। राइट। फिर उसमें हम D45 आपका खोलेंगे, वहां से समझ में आएगा कि काम में क्या प्रॉब्लम आ रही है। राइट। कई केसेस में D60 भी देखना होता है। कोई कार्मिक पैटर्न तो ऐसा नहीं है कि जिसकी वजह से वो अड़चन है। Right. जब हम उसको सबको एक साथ अलाइन करेंगे तब जाकर के हम एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, कंक्लूजन पर पहुंचेंगे कि भाई ये कंक्लूजन है, इसके हिसाब से आपको ये उपाय किए जाए। फॉर एग्जांपल मैं बात कर लेता हूं, मान लो D60 चार्ट में जी। आपके में कोई ऐसा प्लैनेट है जो मान लो गुरु, मान लो 12वें भाव में बैठे जी। तो मैं आपसे कहूंगा भाई आप डोनेशंस करना शुरू कर दो, आपकी चीजें बढ़िया होनी शुरू हो जाएंगी। और आप करोगे विद इन 3 to 6 months आप ट्रमेंडस मिरेकल रिजल्ट्स देखोगे। कितने लोगों के साथ ऐसा हो, ये एक एग्जांपल दिया और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने उस कार्मिक पैटर्न को समझा उनके को कि भाई यहां प्रॉब्लम है। हमें ये समझना है कि हमें कभी भी जो हम लेकर के अपने कर्मों का पोटली अपने सर पे लेके पैदा हुए ना, वो जरूरी नहीं इसी जन्म में भोगने। धृतराष्ट्र को 101 जन्म के बाद भोगना पड़ा। जब उसने भगवान कृष्ण से पूछा कि मुझे अंधा क्यों होना पड़ा, पिछले 101 जन्मों का मुझे याद है, मैंने तो कोई ऐसा कार्य नहीं करा जिसके कारण मुझे अंधा होना पड़ा। तो प्रभु ने योग माया से उसको दिखाया कि 101 जन्मों से पहले उसने एक हिरण की आंख में तीर मारा था। सोचो कब का फल उसको कब भोगना पड़ा भाई। ट्रू। तो कर्मों का लेखा जोखा ये मिटता नहीं है। और मैं हमेशा कहता हूं भाई, कोई भी ऐसा उपाय कभी मत करना जिससे किसी का क्षणिक भर भी अहित होता हो। ये कर्म है, पीछा नहीं छोड़ते। मैं हमेशा बोलता हूं कि उपाय कर्म के हो सकते हैं, भ्रम के नहीं। भ्रम के नहीं हो सकते। और उपाय ऐसे हों जिससे किसी का कोई नुकसान ना होता हो। ज्योतिष में हम इतने सारे उपायों की चर्चा करते हैं हमेशा। हमारे उपाय कैसे होते हैं? पक्षियों को फीड करो, गाय को फीड करो, कुत्तों को खाना खिलाओ, चींटियों को खिलाओ, पेड़ों की सेवा करो, पेड़ों को पानी डालो, वृक्ष लगाओ, समझ रहे हो, पूजा पाठ करो। ठीक है, मैं हमेशा से कहता रहा हूं ज्योतिष क्या है। ज्योतिष वो है, एक अच्छा ज्योतिष जो आपको भगवान से जोड़े। एक अच्छा ज्योतिष वो है जो आपको आपकी परंपराओं से जोड़े। एक अच्छा ज्योतिष वो है जो आपको आस्था से जोड़े। एक अच्छा ज्योतिष वो है जो आपको वेदों से जोड़े, जो आपको शास्त्रों से जोड़े, जो आपको पुराणों से जोड़े, जो आपको सत्संग से जोड़े, जो आपको अच्छी आदतों से जोड़े, जो आपको अच्छी चीजों से जोड़े, जो आपके अच्छे कर्मों से जोड़े। ये ज्योतिष नहीं है भाई कि आप चुटकी बजाओ और बस खत्म, नहीं। ठीक है, ये ज्योतिष है, ये समझना है हमें। तो कभी भी जीवन में कोई ऐसा उपाय किसी के कहने से मत करना जिससे क्षणिक भर भी किसी का हित होता हो। अगर है तो इसी जन्म में 100 गुना भोग के जाना पड़ेगा और पता नहीं कब तक भोगना पड़े। कर्म पीछा नहीं छोड़ते। चंद पैसों के पीछे एक इंसान को ऐसा भ्रम का उपाय ना दें जिससे कि आप खुद कार्मिक डेप्थ में आ जाएं। आप खुद उसको भुगतते भुगतते परेशान हो जाएं। बिल्कुल, अपने कर्मा खराब नहीं कर रहे हैं भाई। अपना कर्म क्यों खराब करना है? 84 लाख योनियों को भोगने के बाद ये मानव जन्म मिला है जी। ठीक है, अब दोबारा वहीं घूमना है क्या? सही बात है। उस 84 लाख योनि में आप कीड़े भी बने होंगे, आप मकोड़े भी बने होंगे, आप कुत्ते भी बने होंगे, आप पशु भी बने होंगे, आप पक्षी भी बने होंगे, आप पता नहीं कितने सारे जन्म हुए होंगे जो टोटल 84 लाख योनियां शास्त्रों में बताई गई हैं। उसके बाद मानव जन्म मिला है और बड़ा अनमोल जन्म है ये। और एक मानव जन्म ही ऐसा है जिसमें आपके पास मौका है कि आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो, बाकी किसी के पास नहीं है। राइट। क्योंकि आपको प्रभु ने बुद्धि भी दी है, आपको प्रभु ने काम करने की क्षमता दी है, शक्ति दी है, और काम करने के लिए आपके हाथ पैर आंख नाक कान सारी इंद्रियां आपकी हैं। ठीक है, तो आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो, लेकिन कैसे? अच्छा करके। एक भी ज्योतिष में ऐसा उपाय कहीं नहीं मिला, किसी भी शास्त्र में, किसी भी पुराण में। मैं ये नहीं कहता कि मैं शास्त्रों का संपूर्ण ज्ञाता हूं, जितना मैंने पढ़ा या जितना मैंने अपने गुरुजनों से सीखा, कहीं भी कभी भी मुझे ये सुनने को नहीं मिला कि किसी का बुरा करने से किसी का भला हो सकता है। सही बात है। ध्यान रखना,
किसी का अहित करने से आपको हो सकता है क्षणिक खुशी मिल जाए, कुछ दिन की हो सकती है, राइट, कुछ सप्ताह की हो सकती है, महीने की हो सकती है, कुछ साल की हो सकती है, लेकिन जिस दिन वो वापस आएगा ना कर्मा, कहते हैं ना ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती। वो बिना आवाज की लाठी जब लगती है ना तो अच्छे अच्छों को सीधा होते हुए देखा है हमने। ऐसे कितने लोग हैं हमारे पास, कितने लोगों को मैं जानता हूं, अनगिनत। तो ये ध्यान रखना है बस। यही तो सर कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री विल आता है ना। हाँ। कि आपको मौका मिला है, आप ह्यूमन लाइफ में आए हो ना, बिल्कुल, तो आपको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली। यही तो नहीं समझ रहे हैं लोग। लोगों को क्या एक्चुअली क्या है, पिछले जन्मों का याद तो किसी को रहता नहीं। राइट, हमारा जो सिस्टम जो ईश्वर ने डिजाइन किया है वो वैसा ही है, ठीक है जी। तो अब लोगों को लगता नहीं ये तो मानव जन्म में दोबारा, अरे भाई नहीं, ये नहीं मिलना है, ये बहुत रेयर है, ये आसान नहीं है मानव जन्म मिलना। इस कॉन्सेप्ट को समझो, ये अगर मिला है तो इसका फायदा उठा लो। बार बार उन 84 लाख योनियों में जब भटकोगे ना, तब समझ में आता है कि हमने क्यों किया, क्या किया, कैसे किया। सर अभी परसों एक पॉडकास्ट में यही बात हम कर रहे थे कि कर्मा इज नॉट एक्शन, इट इज द रिएक्शन दैट यू आर डूइंग। आपको फ्री विल मिली है एग्जैक्टली उस चीज पे रिएक्ट करने के लिए जो आप अपने पास्ट लाइफ में करके आए हो। और एक मिनट में आपको एक चीज और बताऊं, यहाँ मेरे पास एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा, पर्सनली पूछा कि गुरुजी आप एक बात हमेशा कहते हो, होए वही जो राम रच राखा, जो प्रभु ने रच दिया वही होगा। बिल्कुल। तो अगर मैं गलत कर रहा हूं तो ये भी तो प्रभु ने रचा है। तो मैंने कहा भाई बड़ा दिमाग लगाया इस व्यक्ति ने प्रश्न पूछने में, काश ये दिमाग अच्छे काम में लगाता तो अच्छा होता। तो मैंने कहा बेटा प्रभु ने तुम्हें बुद्धि भी तो दी थी ये समझने के लिए कि गलत है या सही है। किसी पशु को कभी चोरी करते हुए देखा है? क्योंकि उनको बुद्धि नहीं दी प्रभु ने। किसी पक्षी को कभी चोरी करते हुए देखा है? क्योंकि उनको बुद्धि नहीं दी प्रभु ने, राइट। या उनको गलत काम करते हुए देखा है, या किसी का मर्डर करते हुए देखा है? नहीं, क्योंकि उनको बुद्धि नहीं दी। लेकिन प्रभु ने इंसान को बुद्धि दी ताकि वो खुद से डिसाइड कर सके कि उसके लिए क्या बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो उस बुद्धि का भी तो इस्तेमाल करो। भगवान ने वो बुद्धि भी तो दी है। केवल ये सोच के कुछ लोग सोच लेते हैं तो भगवान ने रचा होगा। अरे भाई नहीं, आपको भेजा है भगवान ने अपने कर्मों को ठीक करने के लिए। अब आपके हाथ में, आप उसको ठीक कर लो या बिगाड़ लो, वो आप जानो, वो आपका कार्य है। अंकित जी, क्या कर्म ज्योतिष से बड़ा है? 100%। ये तो मैं डंके की चोट पर कहता हूं, दोनों इक्वल है भाई। 50% हमारे कर्म और 50% हमारे ग्रह नक्षत्र दोनों मिलकर के हमारा भाग्य बनाते हैं। एक बेचारा व्यक्ति जीवन भर ठेली ढोते ढोते उसका जीवन निकल जाता है, क्या कमाता है वो? 100, 200, 500, 1000, 2000 रुपए, इससे ज्यादा नहीं, राइट। और कई ऐसे व्यक्तियों को मैं जानता हूं जो उससे भी कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो कुछ ना कुछ ऐसा काम कर जाते हैं कि वो लाखों में खेलते हैं। या वो ऐसी किसी परिवार में जन्म ले लेते हैं जी, विद गोल्डन स्पून या विद सिल्वर स्पून, वट एवर यू वांट टू से, और द वे यू वांट टू टेक इट, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप मेरा इशारा कहाँ है, ठीक है। तो वो भाग्य है। तो हम उसको भी ये नहीं कह सकते कि नहीं, नक्षत्र, ग्रह नक्षत्र अपना रोल अदा करते हैं, राइट। डेफिनेट है। पिक्चर क्लियर है, सब समझ गए होंगे। बट वेदों में ज्योतिष विद्या को नेत्र क्यों कहा गया? ज्योतिष वेदांग है भाई, वेदों का नेत्र है। ज्योतिष वेदांग है, वेदों के जो वेदों के अंग हैं उसमें से ज्योतिष उसका एक अंग है, ठीक है। और ये आपको मैं वेदों को नेत्र क्यों कहा गया है वो भी बता देता हूं। जिस व्यक्ति को ज्योतिष नहीं आती वो वेदों को समझ नहीं सकता, आपको पता है ये बात। इसलिए वेदों का नेत्र कहा गया है ज्योतिष को। और ज्योतिष का मतलब निकालिए, ज्योति मतलब दिखना, राइट। ज्योति मतलब प्रकाश, ईश मतलब ईश्वर, ईश्वर की ज्योति यानी वेदों का नेत्र, इसलिए कहा गया है। कुछ उपायों की बात करते हैं। बिल्कुल करते हैं, राइट। 100%। आपने बहुत सारी सीक्रेट, बहुत सारी धमाकेदार प्रेडिक्शंस भी मैं करने वाला हूं इस पॉडकास्ट में। बट प्रेडिक्शन से पहले मैं समझना चाहता हूं, जैसे आपने मुझे अभी थोड़ी देर पहले बताया कि किसी के पास पैसा रुकता नहीं। अगर एक इंसान है जिसके पास अच्छी नौकरी है, स्टेबल है, सब कुछ ठीक चल रहा है, कमा भी अच्छा रहा है, मगर सेविंग नहीं हो पा रही, पैसा रुक नहीं रहा। अच्छा चलो, इसके लिए एक महा उपाय आज मैं बता देता हूँ। जिन लोगों के पास पैसा नहीं टिक रहा उन लोगों के लिए बहुत बड़ा उपाय। वैसे तो मैंने कई पॉडकास्ट में बताया है, एक तो हमेशा बताता हूँ, एक आज कुछ यूनिक बताने वाला हूँ। एक तो मैं हमेशा कहता हूँ विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करो, उससे बड़ा कोई उपाय नहीं है, वो महा उपाय है, राइट। उससे बड़ा कोई उपाय है ही नहीं, ये वास्तव है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन दूसरा उपाय आज मैं बता रहा हूँ, जिनके पास पैसा नहीं टिकता, जो भी व्यक्ति ऐसा हो, वो अनार का रस भगवान शिव पर चढ़ाना शुरू कर दो। अनार का रस, ऐसा क्यों? और बताऊंगा मैं उसके पीछे भी कारण। दूसरी चीज, कितने दिन करना है?
आप सोचो कि एक बार चढ़ाने से घर आओ तो कहीं पैसा ढेर लगा मिलेगा, ऐसा नहीं होगा भाई। ठीक है, कम से कम 6 महीने फॉलो करना श्रद्धा के साथ। भगवान हमारे भाव के भूखे होते हैं, आडंबर के नहीं। ये मैं हमेशा कहता हूँ, भगवान को आडंबर नहीं चाहिए। ठीक है, और शिव तो सर्वोच्च सत्ता के रचयिता हैं, बिल्कुल, वो तो देवों के देव हैं, महादेव हैं। ठीक है, लेकिन बहुत आसान देव कहा गया है शास्त्रों में उनको। कहते हैं कि शिव को मनाना इतना आसान है कि वो एक लोटे के जल से मान जाते हैं। ठीक है, बड़े बड़े असुर उनको बना लेते थे, तो हम तो फिर भी इंसान हैं। ठीक है, तभी तो भोले बाबा बोलते हैं, तभी उनको भोलेनाथ कहा गया है। भोलेनाथ, बिल्कुल, क्योंकि आसानी से मान जाते हैं। तो आप उनको अनार का रस चढ़ाना शुरू करो और आप देखो कि 6 महीने के अंदर अंदर आपके पास पैसा टिकना शुरू हो जाएगा। और पैसा आने के जो रास्ते हैं, वो भी, अगर आपके बिजनेस में दिक्कत है वो प्रॉब्लम कम होनी शुरू हो जाएगी डेफिनेटली। अगर आपकी नौकरी में कोई दिक्कत है वो कम होनी शुरू हो जाएगी और आप पैसा आने के रास्ते भी खुलने शुरू हो जाएंगे, प्रोवाइडेड आप करें। अच्छा, अब प्रॉब्लम कहाँ है यहाँ? पहले तो करना नहीं है लोगों को, करना है तो वो ऐसे करना है जैसे हम भगवान पे एहसान कर रहे हैं, तो भाई वो करने का कोई फायदा नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं, जब आप मंदिर जाते हो ना, कोशिश करो कि आपके घर के आसपास अगर कोई शिव जी का मंदिर है तो आप अपने घर से नंगे पैर वहां मंदिर तक जाओ, कुछ तो कष्ट उठाओ ना। ठीक है, अरे बड़े पुराने जो आपके खराब कर्म है वो कट जाएंगे भाई, वो कट जाएंगे, उनको काट लो। दूसरा, कुछ लोग मंदिर जाएंगे, मंदिर का लोटा, मंदिर का पानी, मंदिर की घंटी चढ़ाया और 2 बार ऐसे घंटी बजाई और चल दिए। भैया घर से पानी लेके जाओ, अगर जल ही चढ़ाना है, जो भी चढ़ाना है भगवान पर, वो घर से लेकर के जाओ एक लोटे में, उसको जाके वहां अर्पित करो प्रभु को। वहां 2-4 मिनट बैठो मंदिर में जरूर जी, अगर बैठने की जगह नहीं है तो खड़े हो जाओ कहीं साइड में, 2-4 मिनट भगवान का स्मरण करो, भगवान से कहो कि प्रभु मुझे ये प्रॉब्लम है, अब आप देख लेना। कहना तो सीखो, पहले कहना ही नहीं है लोगों को। ठीक है, दूसरा, वहां खड़े हो तो थोड़ी देर भगवान के नाम का स्मरण करो। आप शिव जी के मंदिर जा रहे हो, आप ओम नमः शिवाय का जाप कर लो, जो भी मंत्र आप चाहो, ये तो एक बेसिक मंत्र है जो आप कर सकते हो। आप हनुमान जी के मंदिर जा रहे हो, आप राम 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 करो। वहां आप कहीं और जा रहे हो, जहां भी जा रहे हो वो करो, तब कुछ मिलेगा। ऐसा नहीं है, कुछ लोग तो मेरे से ये कहते हैं कि गुरुजी सुबह मैं ऑफिस जाता हूं तो मैं गाड़ी रोक के 2 मिनट मंदिर चला जाऊं। कई लोग आते हैं कि जी सुबह ना पूजा करने का समय नहीं है गुरुजी, ऑफिस के लिए लेट हो रहा होता हूं। तो फिर भाई आप उम्मीद करना छोड़ दो। अगर आपके पास इतना समय नहीं है कि आप 10 मिनट भगवान का स्मरण करने के लिए या एक हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए निकाल लें और फिर आप उम्मीद करते हो कि आपका सब अच्छा हो, केवल ज्योतिष के पास जाने, तो आप क्यों जा रहे हो? अपना टाइम खराब कर रहे हो, मत जाओ किसी ज्योतिष के पास, बिल्कुल कोई फायदा नहीं होने वाला है। पहले तो अपना भाव सच्चा करो, अपने मन को जो है उसकी जो मलिनता है उसको समझो, वो निकालना होगा, हमें गंदगी को निकालना होगा, हमें अपना आचरण शुद्ध करना होगा, हमें अपने विचार शुद्ध करने होंगे। जब वो शुद्ध हो जाएंगे तब हमारा भगवान की भक्ति में मन लगेगा। और आप मत दो 3 घंटे यार, हम लोग सांसारिक लोग हैं, राइट, हम लोग परिवार से बंधे हुए हैं, हम सन्यासी नहीं है कि हम बैठ के दिन रात तपस्या करते रहें। हम तो कहते हैं 1 मिनट काफी है, लेकिन 1 मिनट का जो कनेक्शन भगवान के साथ हो वो बहुत सच्चा होना चाहिए। उसमें फिर बीच में ये नहीं चल रहा होना चाहिए कि यहाँ तो हवन चल रहा है, वहां इधर फोन आ रहा है, हाँ जी हेलो जी, वो सब बेकार है, वो आडंबर है भाई, उसका कोई फायदा नहीं है। मैं तो इनफैक्ट क्षमा कीजिएगा, कुछ ब्राह्मणों से देवों से मेरा निवेदन है, हालांकि सभी ब्राह्मणों के चरणों में मेरा करबद्ध प्रणाम है भैया। कई बार अभी पंडित जी हमारे यहाँ आए और वो हवन कराता हूँ मैं जनरली, ठीक है, तो हवन कर रहे थे तो बीच में उनका फोन बजा, तो उन्होंने फोन उठाया और बात की, तो मैंने उनको टोका। मैंने पंडित जी मेरा आपसे निवेदन है, चरणों में आपको मैं, आप ब्राह्मण देव हैं, लेकिन ये गलत था। तो उन्होंने माना नहीं मेरी बात। मत मानिए भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप एक पूजा कर रहे हैं, आप भगवान का आह्वान कर रहे हैं, मंत्रों में इतनी शक्ति होती है कि भगवान का आह्वान करते हैं ब्राह्मण, राइट, आप भगवान का आह्वान कर रहे हैं और अचानक आप आह्वान करते करते बीच में फोन उठाएं, आपको लग रहा है प्रभु आएंगे वहां? जीवन में नहीं, कभी पॉसिबल नहीं है। तो बस इस चीज को समझना है हमें। एक और बड़ा सवाल, बोलो, क्या पूजा पाठ करने से पहले स्नान करना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। ऐसा क्यों? कुछ साधु बोलते हैं कि मन साफ होना चाहिए, स्नान ना भी मन किया चंगा तो भी... कटौती में गंगा है। चलो मैं बता देता हूं, ये साइंटिफिकली मेडिकली तो प्रूवन है ही है, साथ ही शास्त्रों में भी लिखा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। आप 4 दिन मत नहाओ, अपना ऑरा और अपना थॉट प्रोसेस देखना कैसा हो जाएगा। और जब आप सुबह नहा के निकलते हो, व्हाई डू यू फील सो फ्रेश मेंटली? बताइए आप मुझे, ये कोई भी बता दे। जब आप सुबह नहा के निकलते हो
तो आप फिजिकली तो फ्रेश फील करते हो, आप मेंटली भी फ्रेश फील करते हो। तो बस प्रैक्टिकल मैंने आपको यही दिखा दिया। और जिन्होंने ना करा वो सुबह प्रैक्टिकल कर लेना। जब आप नहाने से पहले जाओगे तो मेंटली उतना फ्रेश फील नहीं करोगे। तो बस इसलिए नहाना जरूरी है भाई, पूजा पाठ में इसलिए शुद्ध होना जरूरी है, क्योंकि अगर आपका तन शुद्ध है तभी आपका मन शुद्ध होगा, वरना मन शुद्ध नहीं होगा। अंकित जी, अगर किसी जातक के जीवन में कर्जा ही कर्जा हो गया हो, राइट, और वो कर्जे से छुटकारा ना पा रहा हो, कई कोशिशें कर ली, बिल्कुल, राइट, कर्जे को चुकाने के लिए कर्जा लेना पड़ रहा है, उसके लिए क्या उपाय होगा? स्कंद पुराण में बड़ा स्पष्ट वर्णन मिलता है इसका जी। कि राम का नाम लेने से व्यक्ति के जीवन की सारी समस्याओं का अंत हो जाता है। और पिछले पॉडकास्ट में मैंने चर्चा भी करी थी, आज फिर से कर देता हूं। बहुत बड़े कर्जे ने आपको घेर लिया हो, बहुत बड़ी परेशानी ने आपको घेर लिया हो, बहुत बड़ी कोई आफत मुसीबत आपके गले पड़ गई हो, बहुत बड़ी समस्या जो आपकी जा ना रही हो, चाहे वो कर्जे की हो या कुछ और हो, छोड़िए, एक ही महामंत्र बता के जा रहा हूं, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तैतुल्यम राम नाम वरानने। करना शुरू कर दो। सुबह, दोपहर, शाम, चलते फिरते, उठते बैठते, जब समय मिले, जितना समय मिले, करना शुरू कर दो। आप देखेंगे कि आपकी तकदीर पलट रही है, आप फ्लिप होते हुए देखेंगे अपनी तकदीर को। करिए। कैसा भी कर्जा हो, कुछ भी, कोई समस्या हो, छोड़िए, दुनिया की कोई भी समस्या ने आपको घेर लिया हो, आपको रास्ता मिल जाएगा। और बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, आप जाइए ना हनुमान जी के मंदिर और वहां चढ़ाइए उनको एक ध्वजा प्रभु को, और कहिए कि प्रभु अब मेरे संकट आपके हवाले हैं, अब आप जानो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। तो संकट मोचन है। आप कहिए तो सही अपनी प्रॉब्लम जाकर के, और एक ध्वजा चढ़ाइए उनको, जाओ। मैं गारंटी से कह रहा हूं आपकी समस्या का अंत हो जाएगा। ध्वजा में बड़ी ताकत है। अर्जुन के रथ पर ध्वजा के रूप में ही हनुमान जी विराजमान थे। जब युद्ध खत्म हुआ तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन रथ से उतरो, तो उन्होंने कहा प्रभु पहले आप उतरो, कि नहीं पहले आप उतरो, क्योंकि जब तक भगवान कृष्ण थे तब तक ही वो रथ बचा हुआ था। जैसे ही अर्जुन उतरे, उसके बाद भगवान कृष्ण रथ से उतरे, तुरंत वो जल उठा और भस्म हो गया वो रथ, क्योंकि वहां हनुमान जी विराजमान थे। और हनुमान जी की शक्ति इतनी विशाल है, तो जब तक और ये तो कई जगह मुझे सुनने को मिलता है भाई कि भगवान कृष्ण ने गीता अर्जुन को सुनाई नहीं थी। भगवान कृष्ण असल में तो गीता हनुमान जी को सुना रहे थे। ये समझना है। बहुत शास्त्रों में बड़ी गहराई है। प्रॉब्लम कहां है? शास्त्रों की चर्चा होती कहां है? करने वाले नहीं है भाई। मैं ये नहीं कहता कि मुझे संपूर्ण ज्ञान है, नहीं है, मुझे भी बहुत कम ज्ञान है शास्त्रों का। मैंने कोई शास्त्रों को बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा, लेकिन मैं पढ़ता हूं, मैं रेगुलर पढ़ता हूं, आज भी पढ़ता हूं भाई। मैं थोड़ा समय जरूर निकालता हूं आज भी, तो और बड़ा मजा आता है शास्त्रों पर चर्चा करने में। एक दो पॉडकास्ट मेरे ऐसे हुए जिनमें बड़ी डिटेल शास्त्रों की चर्चा हुई है, उनमें बड़ा आनंद आता है मुझे, क्योंकि वो चीजें मैंने पढ़ी हैं और उन चीजों को मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो छोड़िए, पाखंड वाले उपायों को छोड़ दीजिए। भगवान के नाम से, भगवान की आस्था से, भगवान की श्रद्धा से, भगवान में विश्वास रखते हुए जिस दिन आप जुड़ जाएंगे, आपकी समस्याएं आपके सामने घुटने टेक देंगी। ये मैं गारंटी से कह रहा हूं। आपकी समस्याएं आपके सामने घुटने टेक देंगी, चाहे वो कोई भी समस्या हो, कोई भी, A to Z। चाहे प्रभु के नाम में, प्रभु की पूजा में, उपासना में, आस्था में इतनी शक्ति है। आस्था ही थी जो सावित्री ने अपने पति के प्राण बचा लिए थे। राइट, वो आस्था ही तो थी जी। बाकी क्या था बताइए आप मुझे? वो आस्था ही तो थी। जब हनुमान जी ने लक्ष्मण के प्राण बचाए, वो क्या था? भगवान का भरोसा था हनुमान जी के ऊपर साक्षात। और हनुमान जी की आस्था भगवान श्री राम में बहुत ज्यादा थी, क्योंकि उनके तो आराध्य देव हैं वो। ठीक है, कितने ऐसे एग्जाम्पल शास्त्रों में आपको मिलेंगे, हजारों लाखों एग्जाम्पल ऐसे हैं। आदमी मंदिर जाता है, क्यों जाता है? वो आस्था ही तो होती है जो उसको वहां से जोड़ के रखती है। जब आपको कहीं रास्ता नहीं मिलता ना ध्रुव जी, तब आपकी आस्था ही होती है जो आपके काम आती है। कहते हैं जब दवाएं फेल हो जाती है तो फिर दुआएं काम आती हैं। तो आस्था में बड़ी शक्ति है, बड़ी प्रबल शक्ति है, प्रोवाइडेड कि आपके जो मन का जुड़ाव है वो कितना गहरा है, आपके अंदर के जो भाव हैं वो कितने गहरे हैं, आपके अंदर का जो संचार है आपकी भावनाओं का, वो भगवान के साथ कितना गहरा कनेक्शन रखता है, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ऊपर ऊपर से दिखावेबाजी करना, डोंग ढकोसले करना, इनमें कुछ रखा नहीं है भाई। ये सिर्फ, फिर वही कहूंगा मैं, समय की वेस्टेज। अंत मेरा वही हो जाता है हर बात का। फिर मैं भी वही कहूंगा कि ऐसे भी बहुत लोग हैं जो बहुत धार्मिक हैं, बहुत धार्मिक, जो रेगुलर बेसिस पर मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, आरती करते हैं, सब कुछ प्रॉपर तरीके से चल रहा है, एंड
जैसा आपने कहा उसी तरह वो डे टू डे लाइफ में परमात्मा से जुड़े हुए हैं। उसके बाद भी लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, 100% होती हैं 100%, है ना। कई लोग ऐसे देखे गए हैं जो कहते हैं कि यार मैं तो सब कुछ करता हूं, मैं तो इतना धार्मिक हूं, घर में रोज पूजा होती है, सब कुछ हो रहा है, उसके बाद भी बीमारी खत्म नहीं हो रही, उसके बाद भी पैसे की समस्या खत्म नहीं हो रही, उसके बाद भी मेरी बेटी है उसकी शादी नहीं हो रही, या बेटा है उसकी शादी नहीं हो रही, बच्चे पास नहीं हो रहे, अच्छे नंबर नहीं आ रहे, प्रॉब्लम्स अच्छे नंबर पढ़ने से आएंगे भाई, पूजा करने से नहीं आएंगे। राइट, सी यही कि प्रॉब्लम है इवन आफ्टर अ पर्सन इज डिवोटेड 100% करेक्ट। और यहीं पर एक ज्योतिष की जरूरत आपको पड़ती है कि क्या जो आप कर रहे हैं वो सही है, क्या जो आप कर रहे हैं उससे आपके ग्रह अलाइन हो रहे हैं, क्या जो आप कर रहे हैं वो एक करेक्ट पाथ आप फॉलो कर रहे हैं। बस यहीं आपको एक अच्छे ज्योतिष की जरूरत पड़ती है। और यही ज्योतिष, अभी आपने थोड़ा शुरुआत करी थी इस सवाल से कि ज्योतिष कहाँ काम आता है, यही आपका ज्योतिष आपके काम आता है अगर कोई अच्छा ज्योतिष है। आपके सवाल का जवाब मिल गया आपके पॉडकास्ट में। आई थिंक अगर हम सही कन्वर्सेशन में है ना, ठीक है, तो कड़ियां जुड़ती जाती हैं। हाँ 100%। आप जहां से शुरू करते हो होता यही है कि आप वहीं खत्म करते हो, वहीं खत्म। दुनिया गोल है, दुनिया गोल के वहीं आना है। राइट, वो हम कहते हैं ना कि इन्फिनिटी लूप है। हाँ बिल्कुल, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड एंड Exactly. एवरी क्वेश्चन हैज एन आंसर। हर सवाल का जवाब उसी में छिपा होता है, उसी में छुपा है, बस आपको खोजने की जरूरत है। आई थिंक उसी के लिए, और वही काम एक ज्योतिष का है। हर कुंडली में उसका सॉल्यूशन छिपा होता है, बस उस सॉल्यूशन को खोजने की आवश्यकता है। वो खोजना जिसको आ गया वो ज्योतिष है, और जिसको खोजना नहीं आया वो ज्योतिष नहीं है। बस यही समझने का फेर है, बाकी कुछ नहीं है। अंकित जी, क्या एक ज्योतिष प्रेडिक्शंस भी दे सकता है? 100%। अरे यही तो कार्य है ज्योतिष का। क्या वो ऐसे प्रेडिक्शंस भी दे सकता है कि आने वाले कल में क्या होने? बिल्कुल हो सकता है। ऐसे तो कितनी प्रेडिक्शंस मैं खुद दे चुका हूं भाई। मैं अकेला ज्योतिष था जब पूरी दुनिया बिहार में प्रशांत किशोर को किंग मेकर बना रही थी। मैं अकेला ज्योतिष था जिसने कहा 0 सीट आएंगी। आई, आप जाइए, कितने पॉडकास्ट मेरे यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, रील्स भी पड़ी होंगी। ठीक है, मैं अकेला, सब दुनिया ने कहा प्लेन क्रैश होगा, मैं अकेला ज्योतिष था जिसने कहा उसमें कोई बड़े पद पर बैठा हुआ नेता चला जाएगा हमें छोड़कर। गया। मैं अकेला ज्योतिष था जिसने कहा कि 2026 भूकंप का साल है जी, और अभी तो कुछ नहीं, अभी बहुत बड़ी जनहानि होनी बाकी है। मां सरस्वती करे मेरी वाणी में दोष आ जाए, ये भविष्यवाणी मेरी गलत हो जाए, लेकिन नहीं होगी। बहुत बड़ी जनहानि मुझे आते हुए दिखती है, और भूकंप के कारण दिखती है, प्रलय दिखती है मुझे इस साल में 2026 में। 2026 आसान नहीं है भाई रहना लोगों के लिए। मैं तो इनफैक्ट कह रहा हूं कि 26 फरवरी से लगभग और जून 26, मतलब फरवरी 2026 से जून 2026 के बीच में आप मान करके चलो कि आपको बॉर्डर पर हलचल देखने के लिए मिलेगी पाकिस्तान या बांग्लादेश की तरफ से, निश्चित है। 100% हो ही नहीं सकता कि ना हो। यही ज्योतिष का कार्य है। अंकित जी, इसके पीछे की साइंस को थोड़ा सा समझना चाहूंगा मैं, क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी एक बात बोली थी कि जिस चीज को मैं समझ नहीं पाता ना, उस चीज पे विश्वास करना मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। करना चाहिए भी नहीं। प्रेडिक्शन यानी भविष्य बताना, यानी वो चीज बताना जो अभी तक हुई नहीं है, जिसके बारे में कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट सिचुएशन। बिल्कुल, राइट। इसके पीछे की साइंस क्या है? हम कैसे बता पाते हैं कि आने वाले कल में क्या होगा? ये कहीं लिखा है? नहीं। क्या ये कोई आमद है जो ऊपर से आ जाती है? कोई ऐसा मिरेकल है कि आपके कान में कोई बोल के चला जाता है? इसके पीछे सच क्या है? इसके पीछे का एक ही सच है, वो है आपकी गणनाएं, आपकी रिसर्च। मैं हमेशा ये कहता हूं ध्रुव कि भाई जब भी मैं कोई प्रेडिक्शन देता हूं तो उसके पीछे मेरी महीनों की मेहनत होती है, महीनों की रिसर्च होती है, महीनों की गणनाएं होती हैं, तब जाकर के मैं उस प्रेडिक्शन तक पहुंचता हूं। ऐसा कभी नहीं होता कि आपने आज कुछ पूछा, मैंने चुटकी बजाई, मेरे कान में किसी ने कुछ कह दिया या किसी ने ऊपर से फूंक मार दी या मुझे कोई माइंड में कोई आइडिया आया और मैंने वो आपको बोल दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है भाई। ज्योतिष प्योरली कैलकुलेशन बेस्ड, एस्ट्रोनॉमी बेस्ड साइंस है, और वहां सारा खेल कैलकुलेशंस का। क्या रिसर्च होती है? क्या रिसर्च होती है? ग्रहों की, नक्षत्रों की,
बस केवल उसी पे टिका है सारा ज्योतिष। किसके ग्रह और किसके नक्षत्र देखे जाते हैं यहाँ नहीं, पे? जब हम जो वर्ल्ड वाइड प्रेडिक्शंस होती हैं, जो व्यापक गणनाएं होती हैं, उसमें हम मुंडेन एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, जिसको मैदनी ज्योतिष बोलते हैं। वो एक अलग कॉन्सेप्ट है भाई ज्योतिष का। वहां किसी की कुंडली नहीं देख सकते हम, क्योंकि वो पर्टिकुलरली किसी व्यक्ति से कनेक्टेड नहीं है। ऐसे ज्योतिष के बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। ऐसे भी लोग आते हैं जिनकी कुंडली नहीं है, उनके लिए प्रश्न कुंडली देखते हैं। राइट। अच्छा, अब यहाँ भी चलो एक चीज और याद आ गई, वो भी क्लियर कर देता हूँ भाई। ये भी कभी किसी ने पूछा था मेरे से, और ये मैंने किसी पॉडकास्ट में आज तक चर्चा नहीं करी। कई लोग कहते हैं गुरुजी, क्या प्रश्न कुंडली वास्तव में काम करती है? क्या प्रश्न कुंडली से सटीक चीजें जानी जा सकती हैं? पहले तो अगर कोई ज्योतिष ये कह रहा है कि मैं प्रश्न कुंडली से आपकी प्रेडिक्शन कर दूंगा, तो वो प्योरली झूठ है। प्रश्न कुंडली से कभी प्रेडिक्शंस नहीं हो सकती। ओके। प्रश्न कुंडली से आपके क्वेश्चन का जवाब दिया जा सकता है। अच्छा, एक चीज बहुत बड़ी बोलने जा रहा हूं मैं भाई। नॉर्मल कुंडली देखने का जो तरीका है ना, और जो प्रश्न कुंडली देखने का तरीका है, वो दोनों डिफरेंट है। कैसे? दोनों की गणनाएं अलग तरीके से होती हैं। कैसे? वो कैसे तो आप नहीं समझ पाएंगे, वो टेक्निकल हो जाएगा। ओके। वो ज्योतिष की गणनाएं हैं, बट मैं ये बहुत क्लियर कर देता हूँ। कई लोग प्रश्न कुंडली को भी जो नॉर्मल कुंडली है उसी की तरह स्टडी करते हैं, और फिर वो कहते हैं प्रश्न कुंडली तो गलत हो जाती है। तो भाई पहले प्रश्न कुंडली की गणनाएं करना सीखो। प्रश्न कुंडली में मतलब ज्योतिष में जनरली जो हमारी एस्ट्रोलॉजी है, जो साइंस है, उसमें छठे भाव का जो चंद्रमा है उसको खराब माना गया है। वहीं आप प्रश्न कुंडली में जाओ, छठे भाव का चंद्रमा बड़ा अच्छा होता है। तो प्रश्न कुंडली की गणनाएं नॉर्मल कुंडली से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। उसकी जो स्टडी है वो अलग होती है, उसकी जो रिसर्च है वो अलग होती है, उसकी जो कैलकुलेशंस है वो डिफरेंट होती हैं। आप सब चीज़ों को कंबाइन नहीं कर सकते। प्रॉब्लम कहाँ है? लोगों ने ज्योतिष सीखी, वैसे ही लगन कुंडली पढ़ रहे हैं, वैसे ही नवमांश पढ़ रहे हैं, वैसे ही D60, D45, D24, D16 पढ़ रहे हैं, वैसे ही D9 पढ़ रहे हैं, और वैसे ही वो प्रश्न कुंडली पढ़ रहे हैं। तो ये गलत है भाई। हर चीज को पढ़ने का एक अलग कॉन्सेप्ट है, अलग तरीका है, अलग गणनाएं हैं उसकी, उनको समझना है। तभी तो मैं कहता हूं कि ज्योतिष ओवरनाइट का विषय है ही नहीं। ज्योतिष 6 महीने में सीखने वाली विद्या है ही नहीं। राइट। ज्योतिष में समय लगता है भाई, इसीलिए मैं कहता हूं ये बात। आपने इतनी कैलकुलेशंस की बात करी, इतनी सारी नॉलेज की बात करी। अभी कुछ दिन पहले एक AI समिट हुआ था। हाँ, हुआ था। जहां की अभी बहुत चर्चा चल रही है। कोई यूनिवर्सिटी है ट्रेंडिंग में, कोई वेरी यूनिवर्सिटी ट्रेंडिंग, वेरी ट्रेंडिंग, वेरी ट्रेंडिंग। सर, AI के आने से ज्योतिष विद्या में क्या चेंजेस आए हैं? ज्योतिष दुनिया में क्या चेंजेस आए हैं? और आपको क्या लगता है कि ज्योतिष को AI बेटर बना देगा? देखिए, पहली बात तो कोई भी सॉफ्टवेयर, ठीक है, समझना ध्यान से, वो क्या बताएगा जितना उसमें फीड किया गया है। ज्योतिष में कुछ भी फिक्स नहीं होता। ज्योतिष का कोई सिद्धांत फिक्स नहीं है। पढ़ना है ज्योतिष को, समझो पहले। ज्योतिष देश, काल और परिस्थिति पर निर्भर करता है। जी। एक बच्चा जो भूटान जैसे गरीब देश में पैदा होता है, और एक बच्चा जो जापान जैसे डेवलप्ड कंट्री में पैदा होता है, वैसे तो दोनों की कुंडली अलग होगी क्योंकि प्लेसमेंट बदल गई ग्रहों की। फिर भी मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लेता हूं। मान लो दोनों की कुंडली बिल्कुल सेम है, ग्रहों की पोजीशन सेम है। फॉर एग्जांपल, राइट, जो बच्चा जापान में पैदा हुआ उसकी एजुकेशन फ्री है, उसको सरकार एम्प्लॉयमेंट देती है अच्छे से, उसका ध्यान रखती है, उसकी जो है ट्रीटमेंट फ्री है, और वो अच्छा वहाँ वेल सेटल्ड हो जाता है। राइट। एक बच्चा जो गरीब कंट्री में पैदा हुआ या किसी गरीब व्यक्ति के यहाँ पैदा हुआ, और छोड़िए, और इसको थोड़ा करीब ले आते हैं। एक बच्चा किसी भी देश में एक व्यक्ति के यहाँ पैदा होता है जो बहुत गरीब है, रिक्शा चलाता है, मजदूरी करता है, A to Z कुछ भी हो सकता है। एक बच्चा उसी जगह पर, उसी समय में, उसी एरिया के प्रतिष्ठित व्यक्ति के यहाँ पैदा होता है जो अरबपति बिजनेसमैन है। दोनों के ग्रह बिल्कुल सेम है, लेकिन डेस्टिनी दोनों की डिफरेंट है। समझ रहे हो? अच्छा, यहां कुछ लोग राजयोग की चर्चा करते हैं, मैं भी करता हूं। अब वो गरीब बच्चा बेचारा जैसे तैसे करके 25, 30, 50 हजार रुपए की नौकरी पाले, उसके लिए वही राजयोग है। लेकिन वो जो बच्चा अरबपति परिवार में पैदा हुआ, जब तक वो अरबों के बिजनेस को खरबों का नहीं बनाएगा, उसका राजयोग एक्टिवेट नहीं है। मतलब राजयोग है और स्ट्रगल तभी होता है। समझना मेरी बात, ठीक है? ये समझना है हमें। तो वो भी डिफरेंस है। अब मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, गुरुजी मुझे तो कई लोगों ने बताया आपकी कुंडली में 3-4 राजयोग हैं, मैं तो आज तक ऐसे ही घूम रहा हूं। अरे मैंने कहा भाई, यही तो समझना है हमें कि राजयोग होता क्या है। राजयोग की डेफिनेशन हर व्यक्ति के लिए अलग है, राइट, हर परिस्थिति के लिए अलग है। और ज्योतिष देश, काल और परिस्थिति पर निर्भर करता है। इन तीनों को ध्यान में रखते हुए गणनाएं की जाती हैं। ध्यान रखिए आप, मैं हमेशा ये बात बोलता हूं। तो ज्योतिष का कोई फिक्स सिद्धांत नहीं है। इसलिए AI और सॉफ्टवेयर कोई भी हो, वो ज्योतिष की गणनाओं को बेहतर कर सकते हैं। पहले जब हम ज्योतिष सीखते थे तो हमने पहले पंचांग सीखा। अभी तो बहुत सारे नए ज्योतिष मार्केट में जिनको पंचांग ही नहीं आता, जबकि वो ज्योतिष का पहला नियम है। ठीक है,
जिनको पंचांग नहीं आता क्षमा कीजिए, वो ज्योतिष नहीं है फिर, ठीक है। और अभी कुछ लोग ऐसे जिनको पंचांग पढ़ना ही नहीं आता, हमने सबसे पहले पंचांग ही सीखा था, फिर हमने कुंडली बनानी सीखी, मैनुअल कुंडली बनानी सीखी। बहुत लोगों को भी मैनुअल कुंडली भी बनानी नहीं आती, ठीक है, बट आनी चाहिए, बहुत जरूरी है। अच्छा, अब मैं कोई मैनुअल कुंडली बनाने बैठता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपकी ध्रुव, तो मैं एक ह्यूमन हूँ, उसमें चांसेस हैं कि कोई कैलकुलेशन में एरर हो जाए और थोड़ा बहुत प्लानिटरी पोजीशन इधर उधर हो जाए, तो उससे क्या होगा, प्रेडिक्शन बदल जाएगी। राइट। तो अभी जो सॉफ्टवेयर आ गया या जो एआई आ गया, उसने मेरी इतनी मदद कर दी कि वो कुंडली सटीक गणनाओं के साथ मेरे सामने होती है, वो चार्ट जी, दैट्स इट। अब उसमें प्रेडिक्शन क्या लिखी है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, और मेरी प्रेडिक्शन कभी किसी सॉफ्टवेयर से मैच करती भी नहीं है, ये भी मैं बता दूं, कभी नहीं करती जीवन में, क्योंकि मेरी अपनी अलग कैलकुलेशंस है, ठीक है, वो मेरी अपनी रिसर्च है। तो वो रिसर्च कभी एआई नहीं कर सकता, ये ध्यान रखना। अच्छा, एआई क्या है? एआई में आपने 50 लोगों का दिमाग फॉर एग्जांपल मान लिया, यूज कर लिया, उसने 50 के दिमाग को ग्रैब कर लिया, पूरी तरह पहले तो ग्रैब नहीं कर सकता। देखो, ये जो ब्रेन है, इससे बड़ा एआई क्या है? इसको इंसान ने, भगवान ने बनाया स्वयं, इंसान का जो दिमाग है। और एआई किसने बनाया? वो हमने बनाया। तो डेफिनेटली उस ब्रेन से ज्यादा हमारा ब्रेन ज्यादा इंटेलिजेंट है, ये तो प्रैक्टिकल चीज है, ठीक है। अब क्यों वो जगह नहीं ले सकता? क्योंकि वो उतना ही बता सकता है जितना फीड किया गया है, वो समझ नहीं सकता। आप मेरे पास आए, आपके पास उतने पैसे भी नहीं है कि आप एक छोटा उपाय भी कर पाए, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको ऐसा उपाय बताऊं जिसमें खर्चा ना हो। राइट। एआई तो ये भावनाओं को नहीं समझेगा, बिल्कुल नहीं और ज्योतिष भावनाओं का विषय है भैया। ज्योतिष कभी सिद्धांत, तो एक सटीक सिद्धांत का विषय नहीं है। ज्योतिष में हमें भावनाएं समझनी होती है, हमें परिस्थिति समझनी होती है। जब एक इंसान हमारे सामने अपनी प्रॉब्लम लेकर के आता है ना, सोचिए वो कितनी उम्मीदों के साथ आता है, ट्रू, उसकी कितनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं हमसे, और अगर हम उन एक्सपेक्टेशंस पर खरे ना उतरे तो कितना मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल है। तो वो भावनाएं एआई नहीं समझ पाएगा, और ये कॉन्सेप्ट ही मुझे समझ में नहीं आता कि एआई ज्योतिष कर सकता है। नहीं, ऐसे तो कल लोग कहेंगे कि एआई डॉक्टर भी बन सकता है। आज भी रोबोटिक सर्जरीज हो रही हैं, लेकिन किसकी मदद से? इंसानों की मदद से। अभी एक क्लिनिक आप इंडिया में खोल दो या किसी भी देश में जहां एक रोबोट ट्रीटमेंट करे, आपको लगता है लोग वहां जाएंगे? कभी नहीं जाएंगे, ठीक है। जब तक डॉक्टर जाते ही, चाहे जरूरत नहीं है, आपका ब्लड प्रेशर ना टेस्ट ना करे, आपकी नब्ज ना पकड़े, चाहे कुछ नहीं है, ठीक है, समझना है, आपकी आंखों को ऐसे देखे ना, मुंह खोलो, समझो, कनेक्ट करना होता है भावनाओं से हमें। तो वही कार्य एक ज्योतिष का भी है भाई। जब तक भावनाएं नहीं मिलेंगी तब तक ज्योतिष में भला भी नहीं हो सकता। सर, ये तो मुझे लगता है कि हर प्रोफेशन में, हर काम में अभी तक हम लोग उतने टेक्नोलॉजिकल एडवांस नहीं हुए हैं। हाँ। और अगर हो भी गए हैं तो ह्यूमन टच जो है वो तो चाहिए ही चाहिए, वो भाई। चाहिए ही चाहिए। अभी मेरे संभव ही नहीं है। अभी मेरे परिवार में ही किसी से बात चल रही थी, उन्होंने अपने घुटनों का इलाज करवाया, तो उनको बोला कि एक रोबोटिक होगी और एक डॉक्टर साहब खुद काट के करेंगे। तो बोले नहीं हम तो जी डॉक्टर साहब से करवाएंगे, रोबोट से नहीं करवाएंगे, रोबोट ने गलत काट दिया तो वो बोले कि यार वैसे भी जो डॉक्टर साहब भी करेंगे वो भी रोबोटिक के थ्रू ही करेंगे। नहीं फिर भी हम तो डॉक्टर साहब से करवाएंगे। तो लोगों को जो ह्यूमन टच है ना, एग्जैक्टली, वो चाहिए ही चाहिए। वो चाहिए। उसका एक कारण और भी है भाई। फॉर एग्जाम्पल सर्जरी की आप बात कर रहे थे, उसी की बात कर लेता हूँ। वो सर्जरी हो गई, अब आप रोबोट से 4 क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, राइट। डॉक्टर से आप 4 क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो वो जो भावना, मैंने कहा ना सारा खेल भावनाओं का है ध्रुव, वो जो भावनाएं हैं जब तक वो नहीं जुड़ेंगी तब तक आपका भला हो ही नहीं सकता भाई। आज भी मार्केट में हजारों एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर मौजूद हैं ज्योतिष के, राइट। आप कभी जाना, ट्राई करना। मैंने तो कभी नहीं करा, जैसा लोग बताते हैं उन्होंने किए लोगों ने। वो कहते हैं गुरुजी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। बातें यही, कुछ चीजें मिलती हैं, कुछ नहीं मिलती, क्योंकि हर इंसान का अलग नजरिया होता है। लोग कहते हैं बहुत सारी बातें हमें एआई ने बताई जो हमें लगा कि ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों संतुष्टि नहीं हुई, क्योंकि वो भावनाएं नहीं जुड़ पाई। वो सबसे इंपॉर्टेंट है। सारा खेल भावनाओं का है। तो जब भावनाओं की बात होती है तो डर नहीं, बिल्कुल भी नहीं, 100% गलत। ये ध्यान रखिएगा, कोई ज्योतिष अगर आपको डरा रहा है तो वो ज्योतिष नहीं है। कोई बहका रहा है तो ज्योतिष नहीं है। कोई बरगला रहा है तो ज्योतिष नहीं है भाई। ज्योतिष डर का विषय था ही नहीं, और ना है ना होगा। तो फिर शनि के ज्योतिष डर निकालने का विषय है, डर दूर करने का विषय है। बट जब भी ज्योतिष विद्या की बात होती है तो लोग शनि, राहु और केतु से डरते क्यों हैं? देखो, अगर डर है ही नहीं इस विषय में। मैं तो एक बात बड़े खुलकर बोलता हूं ध्रुव, अगर डरना है तो अपने कर्मों से डरो ना यार। ग्रहों से डरने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। शनि क्या है? शनि कर्म फल दाता है। शनि हमारे कर्मों के देवता हैं। तो आप अपने कर्मों को अच्छा कर लो ना। शनि क्यों खराब फल देंगे आपको? करिए अपने कर्मों को अच्छा। अब इंसान कर्मों को अच्छा तो करेगा नहीं, फिर कहेगा भाई मेरा तो शनि अच्छे फल नहीं दे रहा।
आप जाएंगे, आप रोज नशे करते हैं, शराब पीते हैं, तो क्या होगा? एक ना एक दिन लिवर डैमेज होगा, डेफिनेटली एक ना एक दिन आपको हेल्थ इश्यूज बढ़ेंगे। फिर आप पंडित जी के पास जाएंगे, वो कहेंगे राहु खराब है भाई। अरे राहु खराब किसने किया? आपके कर्मों ने। तो मैं तो हमेशा बोलता हूं, सबसे पहले अपने कर्म सुधारिए। जिस दिन आपने अपने कर्म सुधार लिए, आपकी 50% समस्याएं वैसे ही खत्म हो जाएंगी, चाहे वो कोई भी समस्या हो। और ये बड़ी प्रैक्टिकल बात है, ये आप भी समझ सकते हैं, मैं भी समझ सकता हूं, कोई भी समझ सकता है। बट यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम डरना होती है नहीं इंसान के जीवन में, कि वो कहता है कि मैं तो सब कुछ अच्छा करता हूं, फिर भी मुझे परेशानी ऐसा झेलनी पड़ रही है। ऐसा उस इंसान को लगता है। समझना भाई, राइट। आप जो कर रहे हैं या मैं जो कर रहा हूं, मुझे लगता है मैं हमेशा अच्छा ही कर रहा हूं। अपने वो पुरानी एक कहावत है कि अपनी छाछ ना खट्टी नहीं लगती किसी को। ये हमारे गांव में लोग कहा करते थे। मुझे याद आ गई बड़े लंबे समय बाद कि अपनी छाछ किसी को खट्टी नहीं लगती भाई। ठीक है, तो अपने अंदर की समस्याएं लोगों को दिखती नहीं है। आप दुनिया में, सर छोड़िए ध्रुव भाई, आप दुनिया में जितने लोगों से मिलेंगे, कभी आपने किसी इंसान को अपनी बुराई करते देखा है? मैंने तो कुछ को देखा है अपनी बुराई करते, अपनी बहुत रेयर। अगर कोई है तो मैं कहता हूं भाई धर्मात्मा पुरुष हो। ठीक है, ज्यादातर लोग किसकी बुराई करते हैं? दूसरों की। और सुनो, वो बुराई जो करते हैं उनके अपने अंदर भी लाख कमियां होती हैं। कोई ऐसा इंसान नहीं जिसके अंदर कमियां ना हो। नोबडी इज परफेक्ट। नोबडी इज परफेक्ट, सबके अंदर होती हैं कमियां। ठीक है, लेकिन बुराई किसकी होती है? हमेशा दूसरे की। और ऐसे ऐसे लोग, मैं हंसी आएगी आपको, ऐसे ऐसे लोग कि मैंने, चलो मैं क्लियर ही बता देता हूं। हाँ। मैंने एक शराबी को हाँ। दूसरे व्यक्ति को शराब ना पीने का ज्ञान देते हुए देखा है। अब बताइए। फैक्ट्स हैं सर, ये फैक्ट। तो समझना है बस। ठीक है, ये तो वही वाली बात हो गई कि पॉडकास्ट हमने जहां से स्टार्ट किया था, फिर वही वापस आ गए। आपका शुक्र खराब हो जाएगा अगर आप कुलचे खाओगे। कुलचे खाओगे तो अब भैया मूर्खता का कोई अंत नहीं है भाई। ठीक है, और ये अगर कोई ऐसा कह रहा है तो प्योरली मूर्खता है। अंकित जी, किसी इंसान के जीवन में शादी में रुकावट आ रही हो, उसका क्या उपाय होगा? देखो, अगर शादी में रुकावट आ रही है तो उसका सबसे बड़ा जो उपाय है, पहले अपनी कुंडली का एनालिसिस कराइए। तुक्के वाले उपाय कुछ लिमिटेड समय तक, किसी बच्चे की उम्र 24 साल है, 25 साल है, हो जाएगी 28 तक, छोटे मोटे उपाय करते रहो। मैं भी पॉडकास्ट में बहुत सारे उपाय बताता हूँ, सब कर सकते हैं। लेकिन अगर उम्र निकल रही तो फिर अच्छे ज्योतिष के पास चले जाओ भाई, फिर वेट मत करो। और हजारों लाखों ऐसे एग्जाम्पल हैं, मतलब हजारों तो मैं अपने कह रहा हूँ, लाखों में दुनिया भर में जो ज्योतिषों से लाभ होता है, और भी बहुत ज्योतिष है। मेरे से भी बड़े बड़े विद्वान दुनिया में मौजूद है भाई, मैं अकेला विद्वान नहीं हूँ, मैं तो बहुत छोटा बच्चा हूँ ज्योतिष में। ठीक है, मेरे से बहुत बड़े बड़े लोग मौजूद हैं। लेकिन हजारों लाखों ऐसे लोग हैं जिनको ज्योतिष विद्या से फायदा हुआ। हजारों एग्जाम्पल तो मेरे पास हैं कि जिनकी शादियां जो कमिटेड टाइम था उसमें हो गई, जो मैंने बताया, हजारों। क्यों? देखना पड़ता है उनका D5 चार्ट क्या कह रहा है, D7 क्या, प्रॉब्लम कहां है, पहले वो समझना है हमें। छोड़िए टेक्निकल बातें, प्रॉब्लम कहां है कुंडली में, और उसका सही समाधान आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बन सकता है। क्या पितृदोष से पैसा रुकता है? हाँ, पितृदोष की आपने बात करी। कई लोगों को तो मैंने, आजकल ज्ञानी बहुत हो गए, कई लोगों को तो मैंने ये भी कहते सुना है कि पितृदोष तो होता ही नहीं। तो भैया शास्त्रों को पढ़ो। अगर आपने नहीं पढ़ा तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज का अस्तित्व नहीं है या वो चीज दुनिया में नहीं होती। ठीक है, मैं कल कहने लगूं कि फीवर तो होता ही नहीं क्योंकि मुझे नहीं हुआ, ये कैंसर तो होता ही नहीं क्योंकि मेरे नोन में किसी को नहीं हो, भगवान ना करे किसी को दुनिया में हो जी, लेकिन इट मीन्स दैट एग्जिस्ट। इसका मतलब ये नहीं कि कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुई तो वो नहीं होती है। राइट। जो कह रहे हैं पितृदोष नहीं होता, उनके लिए मैं बहुत स्पष्ट बता देता हूं, थोड़ा सा पढ़ लेना। अगर थोड़ा सा भी पढ़ लोगे तो काफी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ये मैं बात कर रहा हूं श्री विष्णु पुराण की, और ये अध्याय 14 और पेज नंबर 293 जी, इतना क्लियर बता रहा हूं भाई। गीता प्रेस का कोई भी जो है श्री विष्णु पुराण ले लेना, वहां लिखा है जो अमावस्या, अनुराधा, विशाखा या स्वाति नक्षत्र युक्त हो, उसमें अगर श्राद्ध किया जाए तो हमारे पुत्रों की जो तृप्ति है वो 8 वर्ष तक तृप्त हो जाते हैं। क्यों लिखा है उसमें जब पितृदोष होता ही नहीं है? तो बताइए आप मुझे, है किसी के पास जवाब? नहीं है। और छोड़िए, जो ये लिखा हुआ है आपका पद्म पुराण में, पद्म पुराण की मैं बात कर लेता हूं, अध्याय 39 पेज नंबर 196 गीता प्रेस का, अगेन वहां पढ़ लीजिएगा। वहां भगवान ने, स्वयं श्री भगवान ने बोला है कि जो व्यक्ति कण कण भिक्षा मांग करके भी पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितरों को मुक्ति मिल जाती है। ये शास्त्रों में लिखा है भाई। ये तो मैंने 2 एग्जाम्पल दिए, ऐसे 50 एग्जाम्पल मैं और दे सकता हूं ध्रुव। तो ये सब चीजें होती हैं। अगर कोई ये कह रहा है कि नहीं होता तो उन्होंने नहीं पढ़ा है भाई, पढ़िए।
जरूरत है। दो तो मैंने आपको बता दिए कहां पढ़ सकते हो, बाकी थोड़ी बहुत रिसर्च खुद भी कर लेना, ठीक है, बहुत जरूरी है। जिनको नहीं है ज्ञान तो ज्ञान बढ़ाइए, किसी चीज को नकारिए मत। मैं तो कह रहा हूं कि भाई स्पेस कुछ नहीं होता, क्योंकि मैं तो स्पेस में गया नहीं कभी, लेकिन इट मीन्स ऐसा तो नहीं कि नहीं होता। सही बात ठीक है। मैं तो कह रहा हूं समुद्र में कोई जीवन नहीं है, कोई जीव नहीं रहते, समुद्र में कोई मछली नहीं होती, क्योंकि मैं तो कभी गया नहीं। अब मैं नहीं गया तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वहां जीवन नहीं है वहां रह रहे हैं वहां जो समुद्री जीव है। तो बस समझना ही है कि हमें ज्ञान नहीं है। अगर किसी चीज का ज्ञान नहीं है तो उसको नकारो मत, उसको ढूंढने की कोशिश करो। ढूंढोगे तो भगवान मिल जाते हैं। ये तो छोटा सा ज्ञान है, ये तो कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं। एक और लोगों के मन में सवाल बहुत ज्यादा है। लोग कहते हैं धन भाव में अगर शनि हो तो समस्याएं ही समस्या होती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि क्या धन भाव में शनि होने से हम पैसे वाले बन जाएंगे या धन भाव में शनि होने से हम गरीब बन जाएंगे। दोनों ही बातें निराधार है, दोनों गलत है। ठीक है, केवल लगन कुंडली में धन भाव में शनि होने से ना आप पैसे वाले बनेंगे, ना होने से आप गरीब बनेंगे, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। उसके साथ साथ आपका नववांश में शनि की पोजीशन क्या है, आपके बाकी डिविजनल चार्ट्स में शनि की पोजीशन क्या है, शनि किस राशि में बैठे हैं, किस नक्षत्र में बैठे हैं, कितने डिग्री के हैं, उच्च के हैं, नीच के हैं, अस्त हैं, किस ग्रह के साथ बैठे हैं, किस ग्रह की दृष्टि उन पर पड़ रही है, ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, तब जाके समझ में आता है कि वो शनि क्या फल दे रहे हैं। केवल ये ऐसे करके शनि यहाँ बैठे हैं तो ये गरीब हो जाएगा या अमीर हो जाएगा, ये बातें निराधार है। ज्योतिष, फिर मैं वही कहता हूँ कि फिर ज्योतिष पढ़ने की जरूरत है भाई, प्लीज पढ़िए, थोड़ा अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। नॉलेज बढ़ाएंगे तो ये सब चीजें आप समझ पाएंगे। अंकित जी, मेरी नौकरी कब लगेगी, इससे बड़ा सवाल तो मुझे लगता नहीं कि कोई होगा। नहीं, बहुत क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं, बहुत लोग हमारे पास है, नौकरी कब लगेगी। अच्छा, मेरा एक बहुत हमेशा ये जवाब रहा है, जब भी मेरे पास लोग आते हैं कि नौकरी कब लगेगी, तो मैं एक टाइम फ्रेम उनको देता हूँ कि भाई लगभग इस समय में आपकी नौकरी लग जानी चाहिए। अब कई लोग मेरे पास आते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई आया, वो नौकरी कब लगेगी, मैं कहता हूँ 3 महीने नौकरी का कोई योग नहीं है, उसके बाद लगेगी। अब वो कहता है जी 3 महीने परिवार कैसे चलेगा। अरे भाई वो तुम्हारा काम है, वो मेरा थोड़ी है, मैं परिवार नहीं चला सकता सबके। मेरा काम गणना करके आपको सही बताना है। अच्छा, कई लोगों को फिर विश्वास नहीं होता, फिर वो दुनिया में घूमते हैं। ये तो एक एग्जाम्पल दिया, ठीक है, और बहुत एग्जाम्पल है। फिर वो घूम फिर के लौट पिट के आते हैं वापस, फिर कहते हैं गुरुजी 3 महीने हो गए। मैंने कहा मैंने क्या कहा था, 3 महीने बाद लगेगी, अब लग जाएगी, फिर लगती है, फिर आते हैं बिल्कुल सही, हम तो फालतू में घूम रहे थे। अरे भाई पहले ही दिन इस चीज को समझ लिया होता, पहले ही दिन इस चीज को समझ लिया होता तो जरूरत नहीं पड़ती घूमने की। तो यही हमें समझना है, यही हमारे समझ का फेर है। अगर हमने ये समझ लिया कि कोई भी ज्योतिष अगर आपको कोई गाइडलाइन, कोई टाइम फ्रेम दे रहा है, कोई समय की सीमा दे रहा है, तो उसके पीछे उसकी रिसर्च है, उसकी गणनाएं हैं। किसी को शौक नहीं, अगर आप मेरे पास आते हैं पूछने के लिए, तो मुझे शौक नहीं कि आपकी 3 महीने नौकरी ना लगे। राइट, मैं क्यों चाहूंगा, सही बात है, मैं क्यों चाहूंगा। अभी 10-12 दिन पहले एक महाशय आए मेरे पास, दोनों पति पत्नी आए और उनकी बिटिया की कुंडली लेकर के आए कि बिटिया की शादी नहीं हो रही, 29 साल की एज हो गई। मैंने उनको बोला इस बिटिया की शादी आपकी 32 वर्ष की उम्र के बाद होगी, उससे पहले नहीं होगी। अब वो टेंशन में आ गए, गुरुजी कुछ करो। मैंने कहा भाई कुछ नहीं हो सकता, 32 के बाद ही शादी होगी इसकी, नहीं होगी। गुरुजी बड़ा प्रेशर है समाज का। अरे भाई वो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, वो आपको देखना है। गुरुजी बिटिया की उम्र बड़ी हो रही है। मैंने कहा मुझे भी पता है, लेकिन जो योग है मैंने बता दिया। तो बस ये समझना है, ज्योतिष के पास जाओ तो ये सुनने की ताकत रखना जो सच है। झूठ सुनने के लिए तो फिर भाई क्या फायदा जाने का, कोई फायदा नहीं। अगर योग है और उसके बावजूद भी इंसान उसके विपरीत जाके, अगेंस्ट जाके उस कार्य को करता है, तो उसका परिणाम क्या होता है? हाँ, मैं तो हमेशा कहता हूँ, अभी थोड़ी देर पहले आपके पॉडकास्ट में कहा 50% हमारे कर्म और 50% हमारे ग्रह नक्षत्र दोनों मिलकर भाग्य बनाते हैं। तो ग्रह नक्षत्र के साथ साथ कर्म को सुधारना है भाई। एक तरफ आप अपने राहु को अच्छा कर रहे हो, दूसरा तरफ आप जुआ खेल रहे हो, शराब पी रहे हो, दुराचार कर रहे हो, तो आपको लगता है कि अच्छे परिणाम होंगे। एक ना एक दिन तो जेल होनी है, एक ना एक दिन तो लिवर किडनी खराब होने, एक ना एक दिन तो हेल्थ इश्यूज आने, एक ना एक दिन तो कर्जे बढ़ने हैं, समझो। तो दोनों चीजों को सुधारना पड़ेगा, केवल एक सुधारने से काम नहीं चलेगा। जो आपने बात बोली कि उस कन्या के योग नहीं थे, उसके बावजूद भी अगर उसको उसका विवाह करा दिया होगी ही नहीं। ये मैंने बोल दिया उनको कि 32 वर्ष की आयु से पहले इस बच्ची की शादी नहीं होगी, 32वें वर्ष में या उसके बाद शादी है, नहीं होगी। कर लो आप, मैंने बोला, मैंने कहा आप कर लो, जाके कोशिश कर लो, अगर कर सकते हो। नहीं होगी, और हो गई तो चलेगी नहीं, गारंटी है। पहले तो होगी नहीं 99%। एक इंसान के सारे गुण मिलते हैं, हाँ राइट। सारे गुण किसी के नहीं मिलते वैसे तो, मतलब बहुत कम।
गुण कहते हैं सारे अगर मिल जाए तो शादी करनी भी नहीं चाहिए। प्रभु श्री राम के 36 में से 36 गुण मिले थे और माँ जानकी के तो वो शादी नहीं करनी चाहिए। दो लोगों के गुण मिल गए, गुण मिल गया, अच्छा गुण मिला, अच्छा गुण मिलाना है, एक बहुत ही कंपैटिबल, क्या बात है। आपको सिचुएशन ये नजर आ रही है। कंपैटिबल शब्द जो है इस पे मैं थोड़ा सा निचोड़ कर देता हूँ। कंपैटिबिलिटी और गुण मिलान दोनों अलग चीजें हैं भाई, ठीक है, ये समझना है। एस्ट्रोलॉजिकली कंपैटिबल बोल देते हैं, ठीक है, राइट, उसको भी क्लियर कर देंगे। उसको भी क्लियर कर देंगे। गुण मिल गए, हाँ, शादी हो गई, उसके बावजूद भी डाइवोर्स हो रहा है, हाँ। ऐसा क्यों? बस प्रॉब्लम तो वही है ना कि गुण मिला के शादी कर ली। लोग ज्योतिष बन बैठे हैं भाई, लोग ऑनलाइन जाते हैं अपने गुण मिलाते हैं, अरे वाह 28 गुण मिल गए, बहुत बढ़िया, शादी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भैया, गुण मिलान कुंडली मिलान नहीं है, ये कह के मैं थक चुका हूं। गुण मिलान, जिसको अष्टकूट मिलान बोलते हैं ज्योतिष की भाषा में, वो कुंडली मिलान का एक छोटा पार्ट है। उसके अलावा बहुत सारी चीजें हमें मिलानी होती हैं। असली कुंडली मिलान भावों का मिलान है। जब हम दो कुंडली देखते हैं तो हमें देखना होता है इन बच्चों का थॉट प्रोसेस कितना मैच करता है, इनके बीच में इमोशनल बॉन्डिंग होगी या नहीं होगी, ये एक दूसरे को समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे, इनके शादी होने के बाद फाइनेंशियल कंडीशन ठीक रहेगी या नहीं रहेगी, इनकी कुंडली में संतान सुख दोनों की में है या नहीं है, कोई ऐसा योग, कोई ऐसा ग्रह तो जो है ऐसा कोई कॉम्बिनेशन तो नहीं बन रहा है जिसकी वजह से इनकी शादी में बाधा आ सकती है। ये सारी चीजें हमें देखनी होती है। ये तो कुछ एग्जाम्पल दी, और भी बहुत चीजें हैं, ठीक है। केवल गुण मिलान कुंडली मिलान नहीं है भाई, तो खुद से ज्योतिष बनना बंद कर दो। क्या मंगल दोष एक्चुअल में होता है? 100% होता है, लेकिन मंगल दोष के पीछे हर कुंडली में केवल ये कह देना कि 1 4 7 8 12 में मंगल होने से व्यक्ति मांगलिक हो गया, ऐसा नहीं है। उसका परिहार भी होता है। बहुत सारे केसेस में मंगल दोष होने के बाद भी वो प्रभावी नहीं होता, वो कुंडली देख करके ही बताया जा सकता है। कितना खतरनाक हो सकता है? अगर मंगल दोष इफेक्टिव है और अच्छा जो है मंगल दोष किसी की कुंडली में है, तो डेफिनेटली इट क्रिएट्स प्रॉब्लम इन योर मैरिड लाइफ, इसमें कोई डाउट नहीं है, 100%। बट इट डिपेंड्स। और इसका उपाय होता है? बिल्कुल होता है, इसका उपाय निवारण किया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी चीज क्या नहीं। एक मैं तो कहता हूं कहीं मत जाइए, आपकी कुंडली में मंगल दोष है, परेशान कर रहा है, आप महामृत्युंजय का जाप करना शुरू कर दो, छोड़ो, कुछ नहीं होगा, हनुमान जी की आराधना करना शुरू कर दो, मत जाओ किसी ज्योतिष के पास। केवल 2 छोटे से उपाय कर लेना। मंगल दोष पक्का उपाय बता दिया 100% उपाय बता के जा रहा हूं। ये महादेव की आराधना, महामृत्युंजय का जप खुद से करना शुरू करो, और साथ में हनुमान जी की आराधना। मंगल दोष से मुक्ति मिल जाएगी। मंगल दोष के जो नेगेटिव इफेक्ट है वो नहीं परेशान करेंगे आप। अगर एक इंसान ने उपाय नहीं किया और एक मांगलिक और एक नॉन मांगलिक इंसान की शादी हो जाती है, प्रॉब्लम आती है भाई। किस लेवल की आएंगी वो तो कुंडली देख के पता चलेगा, लेकिन प्रॉब्लम आती है, ये डेफिनेट है। मृत्यु भी निश्चित हो सकती नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हर केस में ऐसा नहीं होता। ये बहुत बड़ी एक हाइप बना दी गई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं कि मृत्यु हो। ऐसे बहुत केसेस हैं, हजारों लाखों केसेस हैं जहां एक मांगलिक की नॉन मांगलिक से शादी हुई और कोई मृत्यु नहीं हुई, दोनों खुशी से रह रहे हैं। मैंने कहा ना, केवल मंगल नहीं देखना ना, बाकी चीजें भी तो कुंडली में देखनी है भाई, तब पता चलेगा एक्चुअल प्रॉब्लम कहां है। जड़ तक जाना है, केवल ऊपर ऊपर से बातें करने से कुछ नहीं होगा। जड़ तक जाना है, कुंडली को डिकोड करना है। जब तक वो नहीं करोगे तब तक कोई समाधान या कोई रास्ता आपको नहीं मिल सकता। जी, एक बहुत फनी सवाल है। मैं एक मित्र से मिला कुछ दिन पहले, और उससे मैंने बोला कि यार क्या चल रहा है, तो वो मुझे बोला कि मैं ना अभी कुछ दिन पहले एस्ट्रोलॉजर के पास गया था, और उन एस्ट्रोलॉजर ने मुझे बोला कि यार तुम्हारी कुंडली में पेरेंटल प्रॉपर्टी का योग है। अच्छा, राइट। तो उसने अपने घर पे जाके बात करी, घर वालों ने तो बताया कि भाई हमारे पास तो आगे पीछे कुछ भी नहीं है, कुछ पुश्तैनी वगैरह तो कुछ है नहीं, जो है यही है। अच्छा, तो इसके लिए कुंडली का D40 देखना पड़ता है, बता दो मुझे जरा। वो मुझे बोला यार मैं 15-20 दिन से ना यही देख रहा हूँ कि यार कुछ मेरे बाप दादा कुछ छोड़ के तो नहीं चले गए। पेपर ढूंढ रहे हैं। तो क्या कुंडली के माध्यम से एक इंसान की लाइफ में उसके कुछ पेरेंटल प्रॉपर्टी का योग 100% हो सकता है, नहीं हो सकता, वो पता चल सकता बिल्कुल चल सकता है। उसके लिए कुंडली का D40 मेनली देखना होता है। लगन, नवमांश, ये सब तो देखना ही है, साथ साथ कुंडली का D40 चार्ट देखना होता है। D40 में अगर आपका जो सूर्य मजबूत है तो आपको पिता की तरफ से प्रॉपर्टी का सुख या सुख मिलेंगे, और अगर चंद्रमा मजबूत है तो माता की तरफ से कोई प्रॉपर्टी मिल सकती है, सुख मिल सकता है, और बहुत सारी गणनाएं होती है। मैंने ऊपर ऊपर की 2 चीजें आपको बता दी, उसके लिए D40 देखना जरूरी होता है। अंकित जी, प्रेडिक्शन जानने से पहले एक सवाल और है। मैंने बड़ी कोशिश करी विदेश जाने की, मगर मैं जा नहीं पाया। ठीक है, राइट। तो मेरा ये सवाल अक्सर होता है कि एक इंसान को अगर बाहर जाने की इच्छा हो तो ये भी उसकी कुंडली डिसाइड करती है कि उसका विदेश योग है या नहीं है? 100% बताया जा सकता है, 100%।
क्या कौन से भाव को देख के बताया कितने लोग ऐसे हैं, कुंडली का 12वां भाव, कुंडली का 9वां भाव, कुंडली का 11वां भाव, 10th हाउस, बहुत सारी चीजें देखनी। मैंने कहा ना, एक कोई पर्टिकुलर भाव में कोई ग्रह बैठने से योग नहीं बनते भाई, वो पूरी कुंडली को डिकोड करना, निचोड़ करना जरूरी है, बस ये समझना है। जिसने वो कर लिया उसका जीवन आसान हो गया। अंकित जी, बिफोर वी कम टू एन एंड, आपने काफी सारी प्रेडिक्शंस करी और वो बहुत सटीक भी रही जी। कुछ प्रेडिक्शंस के अंदर कुछ कंट्रोवर्सीज भी हुई कि अंकित जी ने कहा कि फरवरी में ये होगा, मार्च में ये होगा, स्टॉक मार्केट गिर जाएगी, फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाएंगे, बट इंतजार कर रहे हैं मार्च का। जी ठीक है जी, उसके लिए हम इंतजार करेंगे, बट आने वाले साल के लिए आप क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं? क्योंकि आपने थोड़ी देर पहले कहा कि ऐसा कुछ होने वाला है जिससे बहुत ज्यादा विनाश होने वाला है। अच्छा, वो तो भूकंप का साल है 2026, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये मैं कई पॉडकास्ट में, अब से नहीं, पिछले 6-8 महीने से कह रहा हूँ, ठीक है। हर पॉडकास्ट में मैं चर्चा करता हूँ कि ये भूकंप का साल है। दूसरी चीज़, मैं 2-3 मेजर चीज़ें बता के जा रहा हूँ आपके इस पॉडकास्ट में, जो लोगों को लगता है कि प्रोडक्शंस नहीं होती, उनको बता के जा रहा हूँ, इंतजार कीजिएगा वक्त का। इसी 2026 में आप कैबिनेट में चेंजेस देखेंगे। अब मैं क्यों कह रहा हूँ ये बात, इसके पीछे आज रीज़न बता देता हूँ जो किसी पॉडकास्ट में नहीं बताया। जब जो भी हिंदू नववर्ष आता है, जिसको हम संवत्सर बोलते हैं, जो अभी मार्च से शुरू हो रहा है, 19 मार्च से, ठीक है, संवत्सर 2083, जिसके राजा गुरु हैं और मंत्री मंगल है। गुरु का जो नेचर है वो अलग है और मंत्री का जो नेचर है वो बहुत एग्रेसिव है। गुरु बहुत शांत स्वभाव के हैं। अच्छा, जैसे कैबिनेट यहाँ बनती है ना, वैसे ही ग्रहों की भी कैबिनेट होती है, ठीक है। तो अब दोनों का, राजा का और मंत्री का, दोनों का नेचर अलग है, तो एक दूसरे की थॉट प्रोसेस मैच नहीं करेगा। वैसे ही यहाँ भी होना है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप बहुत ज़्यादा होगा और जो है कैबिनेट में चेंजेस आप 100% देखेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये होने वाला है निश्चित। बहुत सारी नई नई पॉलिसीज, स्पेशली हमारे जुडिशियल सिस्टम को लेकर के आप 2026, 27, 28 में बहुत सारे इंप्रूवमेंट देखेंगे इन 3 सालों में। ये मैं कह करके जा रहा हूँ आपके इस पॉडकास्ट में 100%। और मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि आज तक जितनी प्रेडिक्शन मैंने करी है उनमें से 95% प्लस प्रेडिक्शन सही हुई है। 5% एरर मेरे से भी हो सकते हैं, भाई मैं इंसान हूं, भगवान नहीं जी, वो किसी से भी हो सकते हैं। गणना ही तो करता हूं मैं, मेरी गणना में गलती भी हो सकती है। मैं भगवान नहीं हूं, दुनिया कोई नहीं है भगवान, दुनिया में सब इंसान है भाई, प्रभु तो फिर वही है, ठीक है। तो वो गणनाओं में गलती हो सकती है, बाकी 95% प्रेडिक्शन मेरी हमेशा सही होती है। ये सत्य है, था और रहेगा, प्रभु के आशीर्वाद से, मां सरस्वती की कृपा से। मैं तो कुछ नहीं हूं, मैं तो बहुत छोटा ज्योतिष का बच्चा हूं, विद्यार्थी हूं। प्रभु की कृपा है कि उन्होंने मुझे इस निमित्त चुना और मैं अपने कार्य को सफलतापूर्वक कर पा रहा हूं। जब आप ये बोलते हो ना कि मैं तो एक शिष्य ही हूं, हमेशा अंदर से बहुत ही अच्छा महसूस होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने आप को सुपर एक्सपर्ट बता देते हैं एंड आगे हम सबको पता है ज्योतिष में कोई सुपर एक्सपर्ट नहीं है। बस मैं इसी के साथ इस चर्चा को विराम दूंगा। I'll say thank you so much अंकित जी। आपका बहुत बहुत आभार और सभी दर्शकों का बहुत आभार। और कुछ लोगों ने एक प्रश्न आपने भी ऑफलाइन मेरे से पूछा था पॉडकास्ट शुरू होने से पहले कि अंकित जी, कुछ लोग कमेंट करते हैं जब प्रेडिक्शन सच नहीं होती, तो उनका अधिकार है, ये उनका अधिकार है, करना चाहिए, कीजिए। मैं स्वागत करता हूं ऐसे लोगों का भी। जब वही लोग, जब आपकी प्रेडिक्शन सच होती है तो आपको प्रेज भी करते हैं ना। तो अगर कोई प्रेडिक्शन सच नहीं होगी तो क्वेश्चन भी तो वही करेंगे, कीजिए, उनका अधिकार है, उनका अधिकार है। इसी के साथ आप सभी को मेरा जय श्री राम। प्रभु सब पर कृपा बनाए रखें।